ओके जी, कल हमने 14.9 एग्जाम्पल तक की थी। अगर उसमें किसी को कुछ हुआ तो पूछे, नहीं तो फिर हम अगला, आज हमें काम ज़्यादा करना है, ये चैप्टर भी कंप्लीट करना है, 15 चैप्टर भी कंप्लीट करना है। वो आसान है, उसके थ्योरी के सिर्फ 2-4 चीज़ें, बाकी कुछ न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल भी ऐसे ही होंगे, बस इनको अगर आप सही समझ आ गई इनकी तो आगे कोई इशू नहीं। ठीक है, तो आप में से जो आप लोग अभी हैं क्लास में, कोई इशू है तो बताएं, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर कोई इशू नहीं है, अब आगे चलें। चल ठीक है। अच्छा, ये जरा अगली एग्जांपल देखें जी। 41 हमने वो जी का फार्मूला पढ़ा था कल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का। वो आपको याद ही होना है। बस इस फार्मूले को लेके आपने सारे सवाल भी मैंने करने हैं। तो ये है, कल हमने कहा था कि एक एक्स बार होगा, एक यू ऑफ एक्स बार होगा, एक सिग्मा ऑफ एक्स बार। अब ये जी की वैल्यू में निकालनी करनी है आपने। चैप्टर नंबर 9 में जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो लाजमी पढ़ी होगी, कराते थे, आपको पढ़ाई थी। बस जितना को जितनी को समझ आए उतनी की इसकी जरूरत है। एक चीज ये, हमें ये सारी चीजें ये हमें दिया होगा कि इस पर वैल्यूएट करें, हमें जी की एक वैल्यू निकालनी है, उसको जाकर टेबल से देख लेना, बस वो हमारा सवाल होगा। प्रोबेबिलिटी अब इस तरह से निकालनी है, ये हम खुद फाइंड आउट करेंगे किस तरह। हमने कल ये पढ़ा था कि यू ऑफ एक्स बार ये म्यू इक्वल है सिग्मा ऑफ एक्स बार जो है, हमने पढ़ा था सिग्मा ओवर अंडर रूट एन है, और साथ यहाँ एक ये विदाउट रिप्लेसमेंट में ये हो सकता था ये। तो ये मुख्तलिफ केसेस देख लेते हैं। ये फार्मूला लगना है सिर्फ। और फिर वो कह रहा है जी, द वेट्स ऑफ 1500 बॉल बेरिंग्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। खुद बता दिया उसने, 1500 आपकी पॉपुलेशन, वो कह रहा है जी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका मीन कितना है 22.40, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है जी 0.04 है, ताकि यूनिट है कुछ भी हो सकता है। तो कह रहा है इफ 300 random samples of size 36 are drawn from this population, अगर 300 रैंडम सैंपल ऑफ साइज 36 ड्रॉ किए जाए तो डिटरमिन करें ये असल में सवाल अब ये पूछने लगे, डिटरमिन करें द एक्सपेक्टेड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है जी। और पहले तो वो ए पार्ट था, फिर आगे हाउ मेनी ऑफ द रैंडम सैंपल वुड हैव देयर मीन बिटवीन 22.39 एंड 22.42। ये पार्ट आपसे रिलेटेड नहीं है, इसे ना इस पे सर नहीं पाना। सबसे पहला उससे पूछा है कि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में हमने कल फार्मूला पढ़ा था। पहले सवाल में ए पार्ट में आपको समझ आ गया, वो कह रहा है कि सिंपल मुझे डिस्ट्रीब्यूशन का जो है ना वो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के दे दो। तो हमें पता है कि म्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू होता है म्यू के, तो एज सच मीन वही आ गया। और विद रिप्लेसमेंट का फार्मूला ये है, सिग्मा ऑफ एक्स बार निकालने के तो आपको ये निकालनी है। फिर उसने दूसरा कहा था कि विद आउट रिप्लेसमेंट का निकालना, तो ये है आपके पास। अब देखें, एक चीज इधर फिर वो याद रखने वाली है, सिंस सैंपल साइज 36 है इज लेस देन 5% ऑफ द पॉपुलेशन साइज 1500, तो ये वाला पोर्शन वैसे ही माइनस खत्म हो गया। तो ये विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट दोनों का सेम आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? मतलब कि मैंने कहा था ये कब कब हमने डिडक्ट करना है कब नहीं करना, तो ये आपको खत्म हो गया। फिर दूसरा दूसरा पार्ट वो कह रहा है कि बताएं जो मीन है ना वो इसके बीच है कि नहीं। तो जो इस तरह की वैल्यूज आपको दिया करेगा ना, जो ये बेसिकली आपको उसने एक्स बार दिया हुआ है एक दफा, ये रेफरेंस। तो ये आपने जी में फिट करना है यार आपका। सबसे पहले जी का फार्मूला एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार सिग्मा एक्स बार, ये हमने दोनों निकाल लिए, एक्स बार आ गया। पहले हम 22.39 पे देखते हैं, तो जी की वैल्यू आ गई -1.25। फिर हम 22.42 पे देखते हैं, जो उसने वैल्यू दी है जी की, जो ये दो वैल्यू आ गई। अब एक चीज़ इधर याद रखनी है, आपने पीछे अगर तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग कर रहे होंगे जी की वैल्यू टेबल से कैसे देखनी है, वेल एंड गुड। नहीं तो मैं आपको एक बस दिखा देता हूँ, मैं ऐसे देखा करता था।
बजाय कि मैं ग्राफ बना के देखता हूँ। अगर जी आपका ग्रेटर देन है किसी पॉजिटिव वैल्यू से, या जी आपका इस तरह का लेस देन है किसी नेगेटिव वैल्यू से, अल्फा की, तो आप क्या करोगे 0.5 में से माइनस कर दोगे जो टेबल से वैल्यू इस पॉइंट पे आएगी। सेम इज द केस फॉर दिस, 0.5 में से माइनस कर दोगे टेबल की वैल्यू जो इस पॉइंट पे आएगी, अगर ये साइन बन जाए। अगर z लेस हो प्लस वैल्यू से और z ग्रेटर हो माइनस वैल्यू से, तो आप क्या करोगे 0.5 को ऐड कर दोगे टेबल वाली वैल्यू। ये कहीं ये ध्यान में बिठा लें, सिंपल देखा कि क्या हो रहा है, वैल्यू निकाली, ऐड या माइनस कर दिया। ये चार केसेस आपने ध्यान में रखते हैं। अगर किसी की अपनी अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, क्योंकि है ये आसान ही है, वो ग्राफ में आप जाए तो बड़े आराम से चीज़ें वही निकल आती हैं, लेकिन आप ऐसा ध्यान भी रख सकते हैं। ठीक है, वापस आते हैं। अब देखें z की वैल्यू z1 आ गया, z2 अब आई मीन -1.25। पहले आपने ये लिखा p ऐसे, फिर आगे इसको हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया z में। तो आप सिंपल क्या करें, 1.25 पे वैल्यू निकालें, और अभी निकाल लेते हैं ये आपको कैसे निकालते हैं, देखें z पे आए 1.2 और आगे 5 तक जाए, ये वाली। जब भी मैं ये देखिए 0.3 जो वैल्यू भी आई हुई है 0.3944, जब इस तरह कोई रिलेशन बना होगा ना, जब एक से लेकर दूसरे तक दिया होगा, बस आपने जो वैल्यू आ रही होगी उन दोनों वैल्यू से निकाल के सम कर देना। एक मैंने आपको बताई है ये चीज़, जब अकेली जी की वैल्यू इस तरह सिंगल वैल्यू आई होगी ना, तो अगर जी ग्रेटर देन है तो ये काम करना है, जी लेस देन है तो ये करना है, अगर प्लस ये रिलेशन है तो ये करना है। दूसरे नंबर पे अगर आप, तो इस तरह का सवाल है जिसमें जी की वैल्यू, एक मिनट बस, ओके जी। एक्चुअली एक कॉल आ गई थी रिजल्ट के हवाले से कि जी बंदे को तो बताना यार कि एमएस का रिजल्ट आने का हमारा, तो बस इसलिए कॉल लेनी पड़ी है, तो बस लेनी भी पड़ा। अच्छा, तो ये देखें आप जी के, मैंने आपको ये बताया कि अगर इस तरह की वैल्यू बन रही होगी तो आप सिंपल उसी वैल्यू पे एग्जैक्ट टेबल से वैल्यू देखोगे और 2.50 पे जाकर देख लेते हैं। ये 2.50 सिंपल ये वैल्यू है, आप ये वैल्यू निकालेंगे और दोनों वैल्यू ऐड कर देंगे, ये आ गया। इसमें कोई इशू है, मैंने आपको तीन तरह की चीजें बताई है। एक आपको ये बताया है जी की सिंगल वैल्यू, अभी आएंगे सारे सवाल आएंगे, सिर्फ मैं आपका ना टाइम बचाने के लिए ये सारी आपको तरतीब बता रहा हूँ कि पेपर में जो सिचुएशन आए आपको पता हो कि हमने पहले देखी हुई, उसी के अकॉर्डिंग टेबल से वैल्यू देख के लगा दें, कोई फजूल इधर टाइम ज़ाया नहीं करता। शायद के ऊपर में टाइम बड़ा कम होता है अगर आपने पूरे 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करना है, अगर करना ही 70 का फिर हो जाता है आराम से। एक ये, दो, तीन, चार, ये एक ही तरह का है, अगर सी मतलब पॉजिटिव ग्रेटर है प्लस से और लेस है नेगेटिव से, तो ये सी, दूसरा ये, तीसरा अगर ये वाला सिनेरियो बनेगा तो जिस तरह ये बना है, सिंपल उन्हीं वैल्यूज पे, किसी से माइनस माइनस नहीं करना, उन्हीं वैल्यूज पे आपने ये वाला नंबर लिख देने हैं। क्लियर है जी यहाँ तक? ताहिर,
अदील मैडम हिरा किसी को इसमें कोई इशू है तो बताएं। अगर यस ये सर। एग्जांपल समझ आ गई है तो आगे इसी से रिलेटेड छोटे मोटे थोड़ा थोड़ा फर्क आता जाएगा एग्जांपल हम करते सर ये पहले ही आइडिया था, इसका इतना मुश्किल नहीं है, ये हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और ये सारी चीजें। वेरी गुड। अच्छा, इसमें आप फिर ना इसको मल्टीप्लाई इस प्रोबेबिलिटी को ना जब पूछेगा ना एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सैंपल्स पूछा है तो इसको 300 से जो ऊपर हमें सवाल में दिया गया था इससे मल्टीप्लाई करा देना साथ में ये वाला इफ 300 रैंडम सैंपल ऑफ साइज 36 आर ड्रॉन तो बताया जी वो क्या होगा। तो आपने इस तरह कोई नंबर जो आएगा उसे मल्टीप्लाई करा देना फिर आपने उसे बता देना कितने सैंपल्स होंगे जिस केस में इस तरह का होगा। दूसरा सवाल देखें तो कह रहा है कंस्ट्रक्शन कंपनी हैज 310 एम्प्लॉइज हु हैव एन एवरेज एनुअल सैलरी इतनी, द स्टैंडर्ड डेविएशन उनका इतना, in a random sample of 100 employees, what is the possibility that the average salary will exceed? आपने जो साइन देने करने हैं ना वो इधर से आपने देखने करने हैं कि अब मुझे ये आप ताहिर या आदिल ये बताओ कि विल एक्सीड का मतलब क्या है इधर। मतलब कि अगर मैं साइन इधर लगाना है मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए सर और सर पॉजिटिव साइन है नहीं ये क्योंकि देखो मुझे एक्सीड कर। मुझे इस तरह का चीज़ आई है ना इससे मुझे ये साइन आ अच्छा गया ठीक है। तो यस सर। हाँ तो ये आपने चीजें ये थोड़ी सी नोट करनी करनी है। अब इसमें देखो करना क्या है सिंपल आपको पता है एन स्मॉल एन 100 है कैपिटल एन 310 है। अच्छा एक और चीज तो याद रखनी है अब इसमें उसने जिक्र नहीं किया कि विदाउट वो है रिप्लेसमेंट है या विद रिप्लेसमेंट है। आप इधर एक चीज ध्यान में रखनी है अगर कैपिटल एन सवाल में दे दिया जाएगा और जिक्र नहीं किया जाता कि ये विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है तो आपने विदाउट रिप्लेसमेंट वाला फार्मूला लगा ये भी एक दूसरी चीज जो जो पॉइंट्स रिमेंबर वाले ये साथ साथ अपने जिधर भी आप लिख लुक रहे हो ये साथ ही चीजें लिखते जा रहे हैं ऐसे करते जाओ कि किसी सवाल में कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अब देखें तो उसने लिखा नहीं हुआ कहीं कि विद करें या विदाउट रिप्लेसमेंट करें यहाँ तक सवाल अगर हम देखें लेकिन हमें ये पता है कि उसने कैपिटल एन दे दिए स्मॉल एन एंड कैपिटल एन क्लियर है जी। सिंपल हमने न्यू निकाला सिग्मा निकाला जी पे आ गए जी में वैल्यूज पुट की उसने खुद कहा कि एक्सीड होना चाहिए मीन 24,500 से जी की वैल्यू निकाली 1.21। अब ये देखें ये सर आपके पास ये केस आ गया जी ग्रेटर है सर 1.21 से जी सर। सर ये आपने क्या बताया कि अगर कैपिटल एन हमें क्वेश्चन में गिवन हो तो हम विदाउट रिप्लेसमेंट सॉल्व करते हैं। हाँ बेसिकली ओके तो सर। देखो ना पिछले में उसने क्या कहा था इस एग्जांपल में उसने कहा था कि विद रिप्लेसमेंट मुझे निकाल के दो और विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर मैंने ये कह रहा था अगर किसी सवाल के अंदर मेंशन नहीं है विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट लेकिन और फिर आपने किस फार्मूले से सिग्मा निकालना है तो सिग्मा तो मैं निकालना है ये वाला सिग्मा एक्स बार। तो फिर आप देखोगे कैपिटल एन गिवन है तो इस फार्मूले से निकालोगे विदाउट रिप्लेसमेंट वाले से। अगर कैपिटल एन गिवन नहीं है सिर्फ स्मॉल एन गिवन है तो फिर आप विद रिप्लेसमेंट वाले फार्मूले से निकालोगे जो कि सिंपल ये बनता है। इस पे क्लैरिटी जरूर ओके सर। कर लें। ठीक है जी सिंपल ये देखें अब मैं जो कह रहा था ये अगर जी ग्रेटर देन 1.21 है सिंपल 1.21 पे वैल्यू देखो जाके और 0.5 में से वैल्यू को माइनस कर दो ये वाला स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है। ये वाला सेकंड स्टेप भी वैसे निकाल दो वैल्यू देखी 1.21 पे जो कि 0.3869 है 0.5 से माइनस कर दिया किया कैसे है जो मैंने आपको चीज ये लिखवाई है इधर ये वाले ठीक है क्लियर है। तीसरी यस एग्जाम्पल सर लेकिन सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मतलब हम लोग प्रोबेबिलिटी जो माइनस करते थे वो वन में से माइनस करते थे, यहाँ पे मतलब जो हम लोगों ने जी की वैल्यू निकाली है यार मेरे मतलब भाई टेबल ये खुद कह रहा हूँ मैं यस सारी चीजें की हुई है। ये जो टेबल है ये एक साइड का दिया होता है 0.5 ये बेसिकली पता नहीं ये यस नहीं सर। होता ये 0.5 है बेसिकली अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। जो सही है आपकी वो थैंक बनती यू। है मतलब मैं इधर देखो ना कि बेल शेप नहीं बन रही होती तो ये सिर्फ एक साइड की ये इस साइड की वैल्यू दे रहा है इसके 0.5। ओके सर समझ आ गए, वो असल में मेरा जहन कहीं और जा रहा था। जेन इधर लेके आओ यार कहीं और ना लेके जाओ। ठीक है जी अब नहीं ये मतलब सर क्वेश्चन की तरह। ठीक है। आप ये देखिए वो कह रहा है कैलकुलेट करें द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। ये आपने सारा चौथे चैप्टर में ये आपके चौथे चैप्टर की एग्जांपल है इसमें मैं नहीं करवा रहा देख लीजिएगा सिंपल टेबल दिया हुआ है तो ये जो ओरिजिन को मूव करके वो उसने सिंपल आपका निकाला और ये आपको पता है कि जब इस तरह कोई वैल्यू ग्रुप पे दी हो तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जब निकाल तो इसको एक से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये आपने सवाल आपने किए उधर से आप वो कह रहा है कि मुझे जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का सिग्मा निकाल के तो आपको एस चाहिए और नीचे अंडर रूट एन चाहिए। ये सवाल आपको क्लियर है ना ये तो आपने चौथे चैप्टर में किया हुआ यस सर। हाँ चौथे की एग्जांपल है सिर्फ
वो निकाल के एंड में सिर्फ सिग्मा एस आ जाएगा। ये बेसिकली सिग्मा ही है, ये पॉपुलेशन का ये सैंपल आपको, तो जब पॉपुलेशन जो हम सैंपल का ले लेते हैं वो लेके सिर्फ आपने डिस्ट्रीब्यूशन का निकालना था। डिस्ट्रीब्यूशन का निकालने के लिए आपको पता है कि अंडर रूट एन से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, विद रिप्लेसमेंट के साथ। सेंटर लिमिट थ्योरम मैंने कल आपको बता दिया था, कोई इधर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए अगर सैंपल साइज ज्यादा है तो हम उसे नॉर्मल ही कंसिडर करते हैं पॉपुलेशन को। अब ठीक है, वो सारे फार्मूले देखने की जरूरत, जो जितना कल थ्योरी जितनी मैंने करा दी थी बस उतना ही आपको पता होना चाहिए। 14.13 एग्जाम्पल, तो कह रहा है जी पॉपुलेशन दी हुई है आपको, ये वाली पॉपुलेशन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 36 सेलेक्टेड विद रिप्लेसमेंट विल यील्ड अ सैंपल मीन बिटवीन इतना इसका। ए पार्ट कर लेते हैं। अगर हमें पॉपुलेशन दे दी गई है तो हम इसका मीन भी निकाल लेंगे और इसका सिग्मा भी निकाल लेंगे, ऐसे ही है। इस ये पॉपुलेशन का जो आपका डाटा दिया हुआ है, आप सिंपल इससे अपना मीन और सिग्मा निकाल लेंगे। और टू कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड में डिस्क्राइब द पॉपुलेशन बाय फॉलोइंग। ये पार्ट में इसको फिलहाल इस चीज़ को आप फिलहाल रहने दें अभी, ये क्या दिया हुआ है सिर्फ आप ये देखें, ये बेसिकली वही लिखा है, उसने टेबल बना दिया है ना कि 1 3 बार आया हुआ है, तो टोटल कितने हैं, 1 3 3 6 3 9 और 1 10 है। तो ये 1 3 बार आया हुआ है, 3 बार, यानी इसमें इसको हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना दी है इसमें, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसे कहते हैं, 3/10 1/10 1/10। यस सर। हाँ, तो अब ये देखें कि अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, पार्ट में क्या है कि जी पे उसने दो वैल्यूज हमें दे दी एक्स के लिए, वो पहली वैल्यू पुट किया आपने तो -1.98 आ गया, दूसरी वैल्यू पुट की तो ये आ गया, सिंपल आपने जाके इनका आंसर लेके निकाल दिया। दूसरे पार्ट में वो क्या कह रहा है, हाँ ये एक चीज आपको समझने वाली है, शैबिशिव इनइक्वालिटी क्या होती है। वो कह रहा है फाइंड करें, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन for the sampling distribution of means for a sample of size 4 selected at random without replacement, between what two values would you expect at least 3/4 of the sample means to fall। एक चीज याद रखें, Chebyshev inequality होती है, वो ये कह रही होती है the Chebyshev inequality says, सुनना ये ध्यान से, at least 1 minus 1 over k square fraction को होगी ना of the data lies in the interval mean plus minus के। देखें जी, Chebyshev inequality कहती है कि आपका जो मीन है प्लस माइनस एक के आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। वो कह रहा है कि 1 माइनस 1 ओवर के स्क्वायर जो डाटा है ना वो लाजमी इसमें फॉल करेगा, ज़ाहिर है प्लस माइनस एक इंटरवल बनेगा, एक वैल्यू ये आएगी और एक वैल्यू ये आएगी। वो कह रहा है इतना जो डाटा है ना वो इस इंटरवल में जरूर फॉल करता है। इंटरवल कैसे बनाते हैं, ये इसे शैबिशिव इनइक्वालिटी कहते हैं। अब देखें, हमें हमने एज द सैंपल इज विदाउट रिप्लेसमेंट एंड सैंपल साइज n इज इक्वल 4 इज ग्रेटर देन 5%, ज़ाहिर है ये आ जाएगी, आपने जरूर चेक रखा करना है आपने। तो आपने क्या किया, म्यू फैक्स और सिग्मा फैक्स निकालिए, शैबिशिव इनइक्वालिटी ये कहती है। अब देखें एंड द प्रोबेबिलिटी सेज एट लीस्ट, अब देखें सवाल में जाए जरा, उसने खुद आपको बताया कि एटलीस्ट कितना जो है ना सैंपल फॉल कर रहा है इंटरवल में 3/4। तो हम क्या करेंगे कि 1 माइनस 1 और के स्क्वायर को इक्वल रखेंगे, 3/4 यहाँ से आपको के की वैल्यू आ जाएगी सिंपल। और आप इस वैल्यू में सिग्मा फैक्स हमें पता है, म्यू फैक्स भी पता है, इसमें के की वैल्यू डाल के आप इंटरवल निकाल लेंगे। ये समझ लो सवाल, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लो, अदरवाइज ये बहुत सिंपल सी चीज़ है और ये आपको आइडिया होती है कि अगर शैबिशिव इनइक्वालिटी लगा के आप इंटरवल कैसे बनाते हैं। क्लियर है जी? यस सर। ताहिर आपको समझ आ रही है कि क्या सीन है? जी सर। चले गुड, वेरी गुड। ये सवाल बड़े आसान आसान सवाल है, सिर्फ आप थोड़ा सा ना इनको एक दफ़ा एग्जांपल जो मैं करा रहा हूँ और मैं आज क्लास के बाद जो मैं बताऊंगा ना एक्सरसाइज से ये करना है, ये एग्जांपल और वो एक्सरसाइज के सवाल, ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, इन्हीं में से एक सवाल आना है। और ये आपको पता है, अगर आपको आता है ना, अगर आपको परफेक्ट कर गए वो ये फलानी चीज़ आएगी तो आप विद इन 2 to 4 मिनट्स आप पूरा सवाल करके आगे निकल जाओ। 8 नंबर का सवाल आता है। अच्छा जी, अ रैंडम सैंपल of size 25 is selected from a Poisson distribution with mu 3. Find using the center limit theorem the probability that the sample mean will be greater than 4. आपको मैंने बताया था कि Poisson डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपका मीन होता है वही आपकी वेरिएंस होती है। अगर आपका मीन 3 है तो वेरिएंस भी 3 होगी, ये इसकी प्रॉपर्टी है। सेंटर लिमिट थ्योरम हम कहते हैं ये नॉर्मल है। अगर हम कहते हैं कि सैंपल साइज ज़्यादा हो तो हम उसे ऑटोमेटिकली कह देते हैं जी वो by using center limit theorem if sample size is greater then the distribution will be normal।
तो आप सिंपल क्या करोगे, यही जी के टेबल में ये वैल्यू डालो, ग्रेटर देन 4 उसने खुद कहा हुआ 4 माइनस म्यू आपके पास गिवन है 3, ये आपके पास गिवन था वो भी 3 है वेरिएंस, तो इसको आपने फार्मूला लगाया सिग्मा और क्योंकि कैपिटल एन नहीं है, कैपिटल एन सवाल में नहीं है, इसलिए आप विद रिप्लेसमेंट वाला फार्मूला लगाएंगे, जी की वैल्यू निकली उसको आप सिंपल जाके जो भी वैल्यू 2.89 पे आएगी तो 0.5 से माइनस कर दिए, दैट्स ऑल। बस इसमें ये एक ट्रिक था कि आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी आनी चाहिए थी कि अगर आपको मीन पता है तो वेरियंस भी इसी की इक्वल होता है, सिंपल सी बात है, बाकी सेम सवाल। अब कल हमने सवाल किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन मीन, तो फार्मूले सारे हमने पढ़े थे, वो सारे आपने देखे थे ये सिग्मा के, तो हम इसके बस अभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। अभी हमने पीछे की है एक मीन एक पॉपुलेशन का डाटा, अब सिर्फ 2 पॉपुलेशन देख के आपको थोड़ा सा इधर को कराएगा, इसमें एक और मजे की चीज भी है वो भी आपको कराते हैं। वो कह रहा है जी मुझे लगता है यही है वो, हाँ ये बड़ा मजे का सवाल है, अभी आपको समझ आ जाएगी। ड्रॉ करें all possible random sample of size n1 is equal to 2 with replacement from a finite population consisting 4, 6, 8. Similarly, draw करें all possible random samples of size n2 with replacement from another finite population 1, 2, 3. पहला सवाल अब कैसे करना है, हमें एक का तो पता था ना ताहिर, रील हमें कल हमने जो चीजें देखी थी ये सैंपल हाँ सैंपल कैसे ड्रॉ करते हैं एक पॉपुलेशन के, अब 2 के कैसे करना है वो आपने समझना है, अगर वो समझ आ रहा है। फिर उसके बाद आगे वो कहेगा कि फाइंड करें द पॉसिबल डिफरेंसेस बिटवीन द सैंपल मीन्स ऑफ द टू पॉपुलेशन, कंस्ट्रक्ट करें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने पढ़ी है प्रोबेबिलिटी वाली, फिर वेरीफाई करें। ये कंप्लीट मजे का सवाल है, अभी आपके सामने क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखो कि हमने अलग अलग इनके सैंपल बना लिए, विद रिप्लेसमेंट था 3 की पार्ट 2 9 आ गए, 9 इनके सैंपल बन जा रहे हैं, आप आराम से बना लोगे। 4 6 8 दिया हुआ है, तो देखो 4 4 4 6 6 6 और 8 8 3 थे तो आगे ये बन गए, इसी तरीके से दूसरे के बन जाएंगे। इनमें कोई इशू तो नहीं है सैंपल बनाने में, ये वाला सैंपल विद रिप्लेसमेंट के साथ। अब आगे चीज अब देखनी है, एक मिनट जरा ठहरिएगा, वो सर आते थे मुझे क्लास शुरू की बैच थी कि मुझे रिमाइंडर मिल जाएगा। अच्छा जी ये समझ आ गई आपको, अब आगे देखें जरा, इसके अपने 9 सैंपल हैं और इसके भी 9 सैंपल हैं, ठीक है। और अब देखो जरा, ये 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 81 बन जाता है। अब आगे हमने डिफरेंस ऑफ मीन के 81 सैंपल्स बन रहे हैं हमारे पास, यहाँ तक क्लियर है। इसके भी 9 थे इसके भी 9 थे, दोनों को लिख लिया निकाल लिया, अब आपने क्या करना है सिंपल उनको दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। अब लिखना कैसे है ये जरा देखें, सिंपल आपने क्या किया, x1 सिंपल लिखा इधर, वो क्या था, ये आपके x1 बार 4 5 6 5 6 7 6 7 8 और ये 1 1.5 2.0, ये आपने सारे 9 के 9 ये देखें ये लिख दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आ गए x1 बार के, 9 ये आ गए x2 बार के, ये जेन में रखने पर यहाँ तक इशू तो नहीं है, ये कैसे टेबल बना है सिंपल। अब x1 बार माइनस x2 बार करते जाना, 4 माइनस 1 3 5 माइनस 1 4 6 माइनस 1 5 5 माइनस 1 4, ये सारी लाइन ऐसे बनेगी, ये बनेगी आपके 81 आ जाएंगे ये वाले। अगर ये सवाल आ जाए है टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन चांसेस भी हैं इसके आने के, तो ये जरा इसको समझ लें, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ ले, शाहिद या सर आखिर पे जी जी सर आखिर पे हम मतलब दोनों के हमें पता कि 9 9 आ रहे हैं, तो मतलब उनको मल्टीप्लाई करके हम लोग निकालेंगे ना, जिस तो तरह ये जाहिर है टेबल बनाया ये हुआ हो, मतलब कि नहीं मैं वैसे वो तो वो मल्टीप्लाई करा के, मैंने ये दिखाया था कि आपको पता हो कि 81 बनने हैं, आप गलती ना करें, है। ओके 9 इसके तो ये आपके 81 बनने चाहिए, ठीक है। ओके सर। और सर अगर जिस तरह कह रहे हैं टाइम कंज्यूमिंग है, जहरी सी बात है टेबल अभी तक बनाना, आया नहीं है तो सवाल मेरे ख्याल में इस तरह का कोई, ओके सर। हाँ लेकिन हमें करना तो है ना, फिर सिलेबस में आ भी सकता यस सर। है, हाँ ठीक है। तो इसके बाद अब देखें जरा, अब एक उसके बाद वही स्टेप करना है, हम क्या किया करते थे कि इनको हम करके रीअरेंज, तो हम इस कौन किस नंबर पे कितनी दफा वो नंबर आ रहा है 1 से लेके
1 से लेकर 7 तक वेरी कर रहा है, और ये देखो सारे आगे उसकी फ्रीक्वेंसी लिख के ये आगे उसकी प्रोबेबिलिटी वाला टेबल बना दिए। ये वही सेम चीज है, ठीक है। बाकी आगे सारा सेम ही है। अच्छा जी, अब देखें वही फार्मूला, इसको डी कह रही है x1 बार माइनस x2 बार को। इसे हम पहले x बार कहा करते थे पिछले सवालों में। सिंपल वही आपने फार्मूला लगाया है, और आपने डिफरेंसेस ऑफ मीन का वेरियंस निकाल, अगर वो निकाल लोगे, इसका मीन निकाल लोगे, इसका जो है आप वेरियंस निकाल लोगे। यहाँ तक मसला किसी को उसी तरीके से वही फार्मूले लगा दो। फिर आगे आपने पॉपुलेशन का मीन और वेरियंस निकाला पहली वाली का u1 का। अब प्रूफ करने लगे हैं u1 सिग्मा 1 स्क्वायर, इसी तरीके से दूसरी का डाटा यूज करके u2 सिग्मा 2 स्क्वायर फार्मूले में पुट करोगे तो आपका ये वाला 5/3 जो है ये इसी की इक्वल आ जाएगा। तो ये आपने प्रूफ करना। पीछे सिर्फ सवाल पे जाकर देखें कि सवाल था क्या। वो कह रहा था पहले हमें डिफरेंस ऑफ मीन का वो ड्रॉ करें, सैंपल बनाए, फिर ये उसका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकाले, बाद में ये प्रूफ करना। प्रूफ कैसे करना था, ये म्यू x1 बार माइनस x2 बार और सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार, ये तो हमने लेना थे टेबल से। तो ये वाली जो चीजें हैं कि u1 माइनस u2 और ये वाली, ये हमने इन दोनों वैल्यू से निकाल लेने थे, और दोनों का आप जब फार्मूले में इक्वल पुट करोगे तो आपका सेम अगर जवाब आ गया तो आपका प्रूफ हो जाएगा, जो हमने पिछले सवालों में किया था। ये सवाल उसी तरह सा का था, थोड़ा सा बस लंबा था, तो आपको इसमें कोई इशू है तो पूछ लेते, हम आगे चलते हैं। जी जनाब। नो सर, आगे चलें। चलें जी, आगे इसी तरीके से अब वो डिफरेंसेस ऑफ मीन के फार्मूले इस्तेमाल होने हैं। कार बैटरीज प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी ए हैव अ मीन लाइफ इतनी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इतना, यानी कि पॉपुलेशन 1 के बारे में बता रहा है। फिर उसी तरीके से दूसरी पॉपुलेशन के बारे में बता रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट a random sample of 49 batteries from company A will have a mean life of at least, ये लफ्ज सीखने हैं आपने। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि मैथमेटिक्स में 0.5 years more than the mean life of sample of 36 batteries, यानी n1 आ गया आपको 49, n2 आ गया 36। पॉपुलेशन ए का डाटा ये आ गया, पॉपुलेशन बी का डाटा ये आ गया। फार्मूला ये आप सिंपल निकाल लेंगे, ये लगा के आपने फार्मूला कल सीख लिए थे कि म्यू x1 बार माइनस x2 बार सिंपल म्यू1 माइनस म्यू टू होता है, सिग्मा किसकी इक्वल होता है, ये होता है। जी का टेबल आपका ये है, x1 बार माइनस x2 बार, ये सिर्फ वैल्यूज पुट करोगे। अब ये क्या वैल्यू किधर से आनी है, उसने खुद आपको दिया है कि दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो एटलीस्ट, जब एटलीस्ट लफ्ज आता है तो ये ग्रेटर देन इक्वल का साइन आ जाता है, x1 बार माइनस x2 बार, ये ध्यान में रखना है। एटलीस्ट मतलब इतना तो जरूर होना चाहिए, इससे ग्रेटर हो जाए ठीक है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। तो इसको मैथ्स में एटलीस्ट को ग्रेटर देन इक्वल ऐसे लिखते हैं। तो ये x1 बार माइनस x2 बार से खुद आपको डिफरेंस रेडियस कितना जरूर होना चाहिए, सिंपल फार्मूले में पुट किया, ये आंसर आया, तो आपने आंसर निकाल लिया। इसमें कोई इशू है तो पूछ लो, सिंपल वही है जिस तरह एक सिंगल के बारे में करते हैं वैसे डबल के बारे में करते हैं। ये चैप्टर बहुत आसान है, कभी आप, मुझे लगता है जिसको सही समझ आ गई ना, जो कि आपको आ भी रही है, तो उसके बाद तो आपको लगना है कि यार ये ज्यादा आसान था बुक 1 से, क्योंकि सिंपल कुछ ज्यादा इसमें फार्मूले नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं। अच्छा जी, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन, ये हमने कल पढ़ लिया। सैंपल प्रोपोर्शन मैंने आपको बताया था क्वालिटेटिव डाटा के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसमें सिर्फ इस बेसिकली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ दो चीजें हो रही हैं, हाँ या ना। तो बाइनोमियल को हमने कहा कि हम बाइनोमियल के चक्कर में नहीं पड़ते, हम उसके जी ट्रांसफॉर्म के लिए जी में कन्वर्ट करके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूले लगाते हैं। तो उसके लिए हमने कहा था कि एक हम करेक्शन फैक्टर लगा सकते हैं +-1/2n। तो वो अभी हम लगा के देखते हैं प्रोपोर्शन होता है, कल हमने देख लिया था। बाकी इसका न्यूमेरिकल करते हैं। सिंपल इसमें इसका साइन देख लें। कल अभी जो हमने किया है अभी मीन के बारे में, उसके साइन थोड़े से मैं आपको रिवाइज कराता चलूँ, तो उसके बाद हम ये साइन देख लेंगे। हमने देखे हैं कि हमने कहा कि जो म्यू ऑफ एक्स बार है ना, ये हमारी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, सिंपल म्यू ये पॉपुलेशन है। सेम इज द केस फॉर सिग्मा एक्स बार था, ये सिग्मा उसका फार्मूले आपको आते हैं। अब जो प्रपोर्शन है ना, जो इस जो पी आएगा ना, ये पॉपुलेशन के लिए होगा, जो पी हैट आएगा ये सैम्पलिंग के लिए होगा। ये दोनों को आपने ध्यान में रखना है। और पी हमने कहा, क्यू हमने कहा था 1 माइनस पी इक्वल होता है क्यू। ये इतनी की चीज आपके ध्यान में आ गई। अभी फार्मूला देख लेते हैं, ये भी बड़े आसान है। तो पी कैसे निकालते हैं कि पी गिवन ना हो, यानी कि एक्स जो आपका यूनिट ऑफ इंटरेस्ट है, नीचे पॉपुलेशन का साइज कितना है।
तो अगर आपने प्रोपोर्शन का पी हैट निकालना हो तो एक्स नीचे स्मॉल एन कर देना बस, बाकी सारे फार्मूले वही हैं। ये आपको पता होना चाहिए, फार्मूले सारे आपके पास पड़े हुए हैं, ये आपने ऐसा देख लेने हैं। सीधा हम आते हैं फार्मूले सवाल पे। ये बड़ा मजे का सवाल है, ये आया भी हुआ ये वाला, इस ये आया हुआ इसी जैसा जो एक्सरसाइज में आया वो आया होता सवाल इसी पिछले साल ये उससे पिछले। अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ कैपिटल एंड 6, वैल्यूज उसकी कितनी है 1 3 6 8 9 एंड 12। ड्रॉ करें ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज सीरीज विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड फाइंड करें द प्रोपोर्शन ऑफ इवन नंबर इन सैंपल्स कि सैंपल में इवन नंबर कितने। कंस्ट्रक्ट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन एंड वेरीफाई करेंगे। क्यों हमें पता है ये है, हमें पता है विदाउट सैम्पलिंग करेंगे तो 20 सैंपल बनेंगे। सिंपल सबसे पहले तो जाके हम सैंपल बनाते हैं, ये आप लोग आराम से इससे 20 सैंपल बना लेंगे। किसी को ये सैंपल बनाने में इशू अगर पूछ के मेरा नहीं ख्याल इशू आपको होना चाहिए। अब 3 है नंबर जितने भी दिए हुए हैं n=3 के आपने सैंपल बनाने वो 20 ही बनेंगे। अब प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, उधर हमने क्या किया था ये बच्चे जरा ध्यान से देखो, उधर हम कॉलम बनाते थे मीन का एक्स बार का, इधर हमने बनाना प्रोपोर्शन का। प्रोपोर्शन क्या है आपका कि इवन नंबर कितने हैं सैंपल में। अब इस सैंपल में इवन नंबर कितने हैं रील 136 में यस सर 1 136 में कितने हैं 6 क्या चीज सर इवन मतलब नंबर में सैंपल भाई। ऑफ क्वेश्चन। अच्छा इवन एक ही है सर। ठीक है दूसरे इसमें कितने हैं तीसरे वाले में, तीसरे वाले में कोई भी नहीं है सर। इसलिए 0 लिख दिया। ठीक है यस सर। चलें जी, अब इसका सिंपल आप वो बना लो नीचे ये जो टेबल बनाया था, तो वैल्यू लिखो कौन कौन सी वैल्यूज कितनी है, नंबर ऑफ सैंपल कितने, प्रोबेबिलिटी आ गई। ये इधर से आप ये यू ऑफ पी और बना नहीं लोगे सारे। क्या ख्याल है ये क्लियर हो गया जी। आप सिंपल म्यू पी हैट और सिग्मा स्क्वायर ऑफ पी हैट इस टेबल से निकालेंगे जो आप निकालते हैं। अब हमने क्या करना है, वेरीफाई कैसे करना है, वो तो हमने निकाल लिया। अब हमें दूसरे निकालने हैं जो ये दिए हुए हैं ये, उसके लिए हमें पी भी चाहिए क्यू भी चाहिए। पी कैसे निकालेंगे, हमने कहा था कि हम सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है, वो क्या था इवन नंबर कितने हैं 3 है, जितने भी 6 दिए हैं उसमें 3 इवन है, 6 या 5 है, कितने हैं वो इसमें देखें जरा। एक 6 है, एक 8 है और एक 12 है, 3 है। तो एक्स आपका आ गया 3, एन आपका 6 है, पी आप निकालोगे इससे पी निकालोगे फार्मूले पुट करोगे तो आपका वही उसके थ्रू उसका इक्वल आ जाएगा वेरिएंस ऑफ पी हैट, सेम वही जो हम पीछे कर रहे हैं। ओके जी, अब अगली एग्जांपल देखें। ये भी बड़ा आसान सवाल है, बिल्कुल वैसे ही करना है जो आपने पीछे करके है। 10% ऑफ द 1 किलोग्राम बॉक्सेस ऑफ शुगर इन अ लार्ज वेयर हाउस आर अंडर वेट, सपोज अ रिटेलर बाइज अ रैंडम सैंपल ऑफ 144, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट का मैंने आपको कहा था ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे। अब एक चीज आपने इधर याद रखनी है, बाकी सारी स्कीम वही है, यू ऑफ पी कैसे निकालना है, सिग्मा ऑफ पी कैसे निकालना है, फार्मूले आपको आते हैं उसका जी में आप पुट कर दोगे। अब अगर इधर वैल्यू ये ध्यान से सुन लो, अगर ये वाली वैल्यू 0.5 या उससे ज्यादा हो, ये जो है 0.05, अगर ये 0.5 या उससे ज्यादा हो तो आप फिर कंटिन्यूटी फैक्टर नहीं लगाना। ये मैंने पूरी तसल्ली की हुई है इसकी। अगर 0.5 से ये कम होगा तो फिर कंटिन्यूटी फैक्टर लगा लेना। अब कंटिन्यूटी फैक्टर ये लगाना कैसे है, ये माइनस क्यों किया है इसमें से, ये प्लस क्यों किया है, ये मैं भी बताता हूँ आपको। लेकिन फिलहाल ये जहन में सिर्फ इतना रखना है कि अगर ये वाला नंबर 0.5 या उससे ज्यादा होगा तो फिर आपने इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, सिंपल डायरेक्ट आपने पी की जगह 0.05 ऐड कर देना है। लेकिन अगर ये 0.5 से कम है, यानी कि इस केस में 0.05 है, तो फिर ये वाला नंबर माइनस क्यों किया आपने,
इधर प्लस भी तो कर सकते, हमने तो कहा था कंटिन्यू टू फैक्टर प्लस माइनस 1/2 होता है, तो इधर माइनस क्यों किया? अब ये मैं कुछ आपको रिलेशन लिखवाने लगा हूँ, ये आपने जहन में बिठा लेने हैं, लिख लेने हैं, और ये इसके बेस पे आपने डिसाइड करना कि इसमें से -1/2 करना है या प्लस करना है, ठीक है। बस जी आ गई। ये एक रिलेशन लिखें अपने पास, इसे महफूज कर लें ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। अगर अगर आपका जो P है वो ऐसे हो ग्रेटर देन इक्वल टू या P लेस देन हो, जो रिलेशन जो बना हो वो ऐसे इसकी फॉर्म ये हो या ये हो, तो फिर आप करेंगे -1/2 है P में से। अगर आपका रिलेशन ये हो या P ग्रेटर देन हो, तो फिर आप करेंगे +1/2 है। ये चीजें लिख लें आप ये दोनों, फौरन याद नहीं जा रहा, याद तो प्रैक्टिस करके होगा, लेकिन आपको पता हो कि हम -1/2 कब करते हैं और +1/2 कब करते हैं। वापस सवाल की तरफ, अब इधर है P ग्रेटर देन इक्वल टू, ये P की वैल्यू जो है 0.05, ये साइन को देखना है, इसलिए हमने -1/2 किया था, बाकी सारा सवाल आपको मिल गया, ठीक है। सेम अब जिस तरह हमने सवाल किया था डिफरेंस ऑफ मीन का, डिफरेंसेस ऑफ मीन का, उसी तरह से डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन का किया है, तो ये आपके सामने उसके फार्मूले कल हमने सारे किए। ये पीसी हम ये भी इसका ना वो कंबाइन का भी कर लेते हैं, वो अभी सवाल पेपर पे करते हैं, तब उसका कर रहे हैं, इसका न्यूमेरिकल देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले। द रैंडम सैंपल्स ऑफ साइजेस n1 n2 ये है, p इतना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि ये वाला सीन बन जाए। आपने उसे उस खुद का आपको कह रहा है वो कि डिफरेंसेस ऑफ द रैंडम सैंपल्स ऑफ साइज n1 and n2 आर ड्रॉन फ्रॉम अ बाइनोमियल पॉपुलेशन विद ये वाला पॉपुलेशन, एक ही पॉपुलेशन है दोनों के लिए, व्हाट इज अगर एक पॉपुलेशन तो दोनों का डिफरेंस जीरो हो जाएगा, p1 माइनस p2 जीरो है, सिग्मा आपने ऐसे निकालना है, पॉपुलेशन एक है तो p और q सेम ही रहेगा, हमने पढ़ा था पीछे फार्मूले देखिएगा उसमें p और q के साथ पॉपुलेशन सेम है तो सेम आता है, सिंपल जी निकालोगे आप, जी में ये इधर आगे p और ये वाला जीरो था, p1 माइनस p2 इसलिए ये निकला, तो आप बिल्कुल सारे का सारा वही सीन है। ये हमने करना नहीं है, ये काई स्क्वायर कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंसेस को, ये आपका सिलेबस में है जरूर, लेकिन हमारे जो हमने सिलेबस डिजाइन किया उसमें हमने ये नहीं करना। तो ये आपका बेसिकली 14 चैप्टर था। आप अभी कोई इसमें इशू है तो पूछ लें, अदरवाइज हम 12:13 हुए हैं और हम 12:20 पे हम अपना 15वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे 7 मिनट की ब्रेक के बाद, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें डाइजेस्ट हो जाए। ओके जी, अपना हमने 14 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, आपने देखा वो आसान था, मुश्किल नहीं था। इंशाल्लाह जब तसल्ली से बैठ के पढ़ेंगे, जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि जो जो करनी है, जो जो एग्जाम्पल्स मैंने कराई हैं, जो छुड़वाई हैं वो नहीं करनी, जो की है करवाई है वो करें, एक्सरसाइज के सवाल में शेयर कर दूंगा वो आपने करने हैं। चैप्टर मेन वही था, मेन चैप्टर हमारा 14 है। अब आप देखेंगे कि हमने चैप्टर 15 में और जो चैप्टर 16 करना है, इसमें भी फार्मूले हमारे सिर्फ वही 4 इस्तेमाल होने हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, डिफरेंसेस ऑफ मीन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोपोर्शन एंड डिफरेंसेस ऑफ प्रोपोर्शन, बस ये 4 फार्मूले इस्तेमाल हुए हैं और कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा सा इसमें एस्टिमेशन में फार्मूला दूसरा नहीं यही है, लेकिन इसका थोड़ा सा फार्मूले में फर्क है। एक हम नई वैल्यू टेबल से देखा करेंगे अल्फा की, तो ये, और दूसरा थ्योरी नॉर्मली उसी में से आती है, एक थ्योरी का सवाल जो चैप्टर 15 में से आता है, सिर्फ एक ही सवाल आता है, वो हम करते हैं अभी, साथ इसके फार्मूले देखते हैं, देन इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसकी भी मैं आपको एग्जाम्पल जो जो कहूँगा वो आपने करनी है, देन आपको मैं एक्सरसाइज के सवाल बताऊंगा, आपने वो देखने हैं। अभी आज जुमेरात है, आपके पास 3-4 दिन है वीकेंड के, दिन में 2-2.5 घंटे निकाल के इन दोनों चैप्टर्स की एक्सरसाइज कर लें, इसी तरीके से आप अगले वीक में जो मेरे 2 लेक्चर होंगे, तो आप उसमें भी अपनी ये उन चैप्टर के सवाल करके तो इनको इसको वाइंड अप कर दीजिएगा। हम वापस आते हैं अपने चैप्टर की तरफ। ये बेसिकली हमारा जो चैप्टर है ये स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस है, यानी कि कोई चीज़ हिसाब किताब लगाना, जो स्टैटिस्टिकल, इसके 2 तरीके हैं, एक हम एस्टिमेट करते हैं एस्टिमेशन का, और दूसरा हाइपोथेसिस। ये जरा डेफिनेशन देखें, तो कह रहा है द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इन्फ्रेंसेस अबाउट पॉपुलेशन,
कि कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें ड्रॉ करते हैं इन्फ्रेंस पॉपुलेशन के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन इन सैंपल। हम कर ही रहे हैं, हम सैंपल लेते हैं, उसकी बेस उससे हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर हम पॉपुलेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन ड्रॉ करते हैं। टेकन इज कॉल्ड द स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। ये दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहले हिस्से को जी आप कहते हैं एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर, दूसरे को कहते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। एस्टिमेशन क्या है? एस्टिमेशन इज अ प्रोसीजर बाय विच वी ऑब्टेन एन एस्टिमेट। हम एक एस्टिमेट लेते हैं ऑफ द ट्रू बट अननोन वैल्यू ऑफ अ पॉपुलेशन पैरामीटर। मतलब कैसे कि हमने सैंपल लिया पॉपुलेशन में से, हमने कहा जी ये सैंपल का जो मीन है वो पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होना चाहिए। हमारी तो ख्वाहिश और सोच यही होती है। वो यही कह रहा है कि एस्टिमेट करते हैं हम किसी एक पैरामीटर को जो कि ट्रू होता है बट अननोन होता है by using sample observation from the population. For example, we may estimate the mean and variance of the population by computing the mean and variance of a sample drawn from the population. ये एस्टिमेटर है। एस्टिमेटर किसे कहते हैं? वो फार्मूला जिसके थ्रू हम मीन निकाल रहे होते हैं या वो फार्मूला जिसके थ्रू हम वेरिएंस निकाल रहे होते हैं, उसको एस्टिमेटर कह रहा है इस चैप्टर में। बस टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या है? इज अ प्रोसीजर व्हिच इनेबल्स अस टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन जो हम obtain कर रहे हैं सैम्पलिंग से वेदर टू एक्सेप्ट। अब ये टेस्ट करना है हाइपोथेसिस को। हमने कहा ये जो मीन आया ये पॉपुलेशन का मीन दिया, बस हमने इस चीज को टेस्ट करना है मुख्तलिफ चीजें लगा के। वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी स्पेसिफिक स्टेटमेंट। हमने कहा कि पॉपुलेशन से सैंपल लिया था, ये इसका सैंपल 20 आया तो ये पॉपुलेशन का भी सैंपल है। अब इस स्टेटमेंट को हम चेक करेंगे, इस पर टेस्ट लगाएंगे। अगर स्टेटमेंट ठीक होगी तो हम कहेंगे जी हम एक्सेप्ट करते हैं अपने हाइपोथेसिस को। अगर ये स्टेटमेंट गलत होगी तो हम कहेंगे जी हम दो हाइपोथेसिस बनाया करेंगे, एक एच नॉट और एक एच वन। अगर एच वन हमारा ठीक हो गया तो एच वन खत्म। वैसे ही अगर एच नॉट हमारा खराब हो गया तो हम एच वन को एक्सेप्ट करने करेंगे। ये चैप्टर नंबर 16 की बात है, इसलिए इस पर ज्यादा कान नहीं धर रहे हैं। फिलहाल आपने एस्टिमेशन देखी। एस्टिमेशन का मैंने आपको बताया कि सिंपल वो फार्मूला जिससे हम सैंपल की वैल्यूज पे लगा के मीन या वेरियंस से कुछ निकाल रहे हैं उसको एस्टिमेटर कहते हैं, और इस सारे प्रोसेस को एस्टिमेशन कहते हैं। अब जो फार्मूला हम यूज करते हैं ना, उस फार्मूले की कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको कहते हैं जी गुड पॉइंट एस्टिमेटर की प्रॉपर्टीज 4 बताओ। ये सिर्फ थ्योरी का सवाल आता है, वो अभी हम देख लेते हैं वन बाय वन। अब एस्टिमेट क्या होता है? वो कह रहा है जी कि एस्टिमेट is a numerical value of the unknown parameter obtained by applying a rule or a formula called an estimator. Estimate उस वैल्यू को कहते हैं, एस्टिमेटर उस फार्मूले को कहते हैं, और एस्टिमेशन इस सारे प्रोसेस को कहते हैं। आप देखें जरा, मीन निकालने का फार्मूला क्या होता है कि सिंपल वैल्यू को सम करके एन पे डिवाइड कर दो। इज एन एस्टिमेटर ऑफ म्यू। म्यू क्या है? पॉपुलेशन का मीन है। अब ये क्या चीज है? ये जो हम सैम्पलिंग से फार्मूला लगा के मीन निकालते हैं, सिंपल ये एस्टिमेटर है म्यू का। एंड एक्स बार द न्यूमेरिकल वैल्यू एक्स बार इज एन एस्टिमेट ऑफ म्यू। क्लैरिटी है जी? अगर ये समझ आ गई तो चैप्टर आपका हो गया। मुझे इसमें बता दें कोई इशू हो किसी को, जो आप लोग क्लास में हैं शहजादे। सर ये लास्ट वाले दोबारा समझा दीजिए, ये जो एस्टिमेशन वाली आपने समझाई कि एस्टिमेट हम लोग कैसे कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे थे वो तो अलग, वो आगे स्टोरी है। सिर्फ मैं आपको ये बता रहा था कि इस चैप्टर में हमने करना क्या है। हमने कहा कि हम पॉपुलेशन में से एक सैंपल ड्रॉ करते हैं, उसका मकसद कुछ होता है, या हम पॉपुलेशन का मीन बताना चाह रहे थे, या हम उसकी वेरियंस बताना चाह रहे थे, या उसका मीडियन मॉड, कुछ भी। हमने कहा कि वो फार्मूला जो हम सैंपल की ऑब्जर्वेशन पे लगा के उसका मीन या वेरियंस निकालते हैं, उस फार्मूले को हम एस्टिमेटर कहते हैं। और एस्टिमेटर में वैल्यूज पुट करके, ऑब्जर्वेशन की वैल्यू पुट करके जो आंसर निकलता है उसे एस्टिमेट कहते हैं। और इस सारे प्रोसेस को एस्टिमेशन कहते हैं, सिंपल। और हम एस्टिमेशन कर किसकी रहे होते हैं? पॉपुलेशन के पैरामीटर की। अब इसमें मैं मिसाल ये दी थी कि ओके सर, हम समझ कहते हैं कि आया। इस्लामाबाद की पॉपुलेशन का मीन निकालना है। उसके लिए हमने क्या किया, कुछ वैल्यूज ले रही हर सेक्टर में कुछ बंदों का, हमने उनकी एज उनकी निकाल ली। अब वो जो एज निकाली है वो तो ऑब्जर्वेशन आ गई सैंपल की। अब उनको हम सिंपल उनकी एवरेज ले लें तो जो एवरेज लगाने का फार्मूला है जो ये आपके सामने है, इसे हम एस्टिमेटर कहते हैं। अब वो जो वैल्यू आएगी एक्स बार, उसकी कोई लेट्स 40 आएगी, वो एस्टिमेट होगा। और इस सारे प्रोसेस को एस्टिमेशन कहते हैं। और एस्टिमेट किसका होगा? म्यू का। म्यू क्या है? पॉपुलेशन का ओरिजिनल मीन। क्लियर है जी? चले, वेरी गुड। अच्छा जी, देर आर टू कैटेगरीज ऑफ एस्टिमेट। अब एस्टिमेट की दो कैटेगरीज होती है, एक तो पॉइंट एस्टिमेटर होता है, एक इंटरवल एस्टिमेटर होता है। पॉइंट एस्टिमेटर यही है कि बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, व्हेन एन एस्टिमेट फॉर एन अननोन पैरामीटर इज एक्सप्रेस्ड बाय अ सिंगल वैल्यू। हम कहते हैं जी, हम कहते हैं कि आपका जो मीन आया है वो 50 है, उसका आंसर लेट्स सपोज वो एक नंबर था सिर्फ ना 50, तो इसको हम कहते हैं पॉइंट एस्टिमेटर।
अगर किसी इंटरवल में आ रहा हो, इंटरवल एस्टिमेटर होता है कि आप कहें जी 10 से लेकर 20 तक के बीच है, तो फिर आप कहेंगे कि ये इंटरवल एस्टिमेटर है। आप भी देखें ये ब्लैक में क्या लिखा है, सपोज एवरेज हाइट ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इज 64, देन 64 इज अ पॉइंट एस्टिमेट, व्हाइल इफ हाइट लाइज विद इन 62 इंच एंड 66, यानी कि 62 से 66 के दरमियान है, देन दिस इंटरवल इज एन इंटरवल एस्टिमेटर। दोनों क्लियर होगी। अगर सिंपल एक वैल्यू है आपकी तो वो पॉइंट है, अगर इंटरवल में आ रहा है तो इंटरवल है। अब क्राइटेरिया फॉर गुड पॉइंट एस्टिमेटर, ये ध्यान से देखना है आपने, ये यही इसमें से थ्योरी का सवाल सिर्फ यही आता है। सबसे पहले जो इसका क्राइटेरिया है ना जी, वो है अनबायस्डनेस। जो आपका एस्टिमेटर है वो अनबायस्ड होना चाहिए। ये क्या है ये भी देखते हैं। वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, वो एफिशिएंट होना चाहिए, वो सफिशिएंट होना चाहिए। सवाल ये आता है कि राइट द क्राइटेरिया फॉर अ गुड पॉइंट एस्टिमेटर। आप कहेंगे कि देयर आर 4 क्राइटेरिया ऑफ अ गुड पॉइंट एस्टिमेटर, एंड आप नीचे इसका फ्लो चार्ट बना देंगे, फिर आप हर एक को एक एक पेज पे लिख देंगे। 6 नंबर का सवाल आता है, और आप अगर इस पे 4.5-5 पेज भरेंगे भी तो तभी आपके 6 नंबर पूरे आएंगे। इसका जो एमसीक्यू से रिलेटेड चीज आती है वो होती है अनबायस्डनेस, जो है वो रिपीटिंग फिनोमेना है। रिपीटिंग, सिंपल रिपीट हो रहा होता है। अब इसको लिखना कैसे है, सिंपल जैसे मैंने लिखा हुआ है आपने सिर्फ ऐसे ही लिखना है। ये ध्यान से देखो, मेन साइंस इससे पता क्या है, जो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है ना सैंपल की, जो आप सैंपल का मीन निकाल रहे हैं, सैंपल का जो मीन निकाल रहे हैं वो आपका पॉपुलेशन के मीन के अगर इक्वल होगा उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो फिर आपका जो अनबायस्ड होगा आपका एस्टिमेटर। देखें लिखा क्या हुआ है, एन एस्टिमेटर इज डिफाइंड टू बी अनबायस्ड इफ द स्टैटिक, जो हम सैंपल से वैल्यू ले रहे होते हैं, यूज्ड एज एन एस्टिमेटर हैज इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू। आपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन को कहते हैं, इक्वल टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर बीइंग एस्टिमेटेड। सिंपल सी बात है, वो कहता है जी जो अगर आप सैंपल की वैल्यू जो ले रहे हैं, सैंपल को ले ऑब्जर्वेशन को लेकर जो मीन निकाल रहे हैं, अगर वो पॉपुलेशन के मीन की इक्वल तो अनबायस्ड है। बड़ी सिंपल बात है भाई। अगर तो अब ये देखें, अगर उसकी वैल्यू ज्यादा है तो पॉजिटिव बायस्ड है, अगर उसकी वैल्यू लेस है तो नेगेटिव बायस्ड है। अब एमसीक्यू के लिए चीजें लिखी हुई है, सैंपल मीन जो है, सैंपल प्रोपोर्शन, मीडियन, अगर पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सारे अनबायस्ड एस्टिमेटर है, ये जहन में रखें। लेकिन जो सैंपल वेरिएंस है ना, एस स्क्वायर इज अ बायस्ड एस्टिमेटर, ये अनबायस्ड नहीं है। ये एक चीज यहाँ पे आप जहन में रखेंगे, ये आपने भूली नहीं है, ये बड़ी मजे की चीज है। मैं भी लिख के आपको दिखाने लगा हूँ। आपको पता है कि जो फार्मूला है आपका मीन वेरिएंस का, वो क्या होता है। हम क्या करते हैं, एक्स माइनस म्यू समीशन, नीचे हम कर रहे हैं एन। ये जो फार्मूला ना, जो आप यूज कर भी रहे हैं, करते भी रहेंगे, ये बायस्ड फार्मूला है। अब अगर किसी सवाल में आपको पूछ लेना कि मुझे अनबायस्ड बताओ, अनबायस्ड, ये ध्यान में रखना है, ये है बायस्ड। आपने यही यूज करते रहना है जब भी वेरिएंस से निकाल रहे हो। लेकिन अगर किसी सवाल में वो खुद कह दे कि प्रूफ करो ये अनबायस्ड, कि वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर, तो उधर आपने सिंपल ये चीजें करनी। ये ना एक और मैं आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा एस का फर्क भी रखना है, वो मैं आपको बता दूंगा। पहले ये देखो सिंपल, ये पूरी डेरिवेशन है जिसमें वो कहता है कि अगर आप n-1 कर देना तो ये अनबायस्ड भी हो जाता है। ये ध्यान में रखना सिर्फ। वैसे आप फार्मूला ये यूज करते हैं, ये वाला, जिधर सर जिधर यूज इस करेंगे ये करेंगे। लेकिन अगर वो किसी सवाल में आपको कहेगा कि प्रूफ करें टेबल की वैल्यू को देके कि जो है ना जी ये अनबायस्ड है वेरिएंस, तो फिर आप नीचे n-1 करें। जी अदील, सर इसमें कोई फार्मूला वगैरह प्रूफ आते हैं कोई? नहीं नहीं, कोई प्रूफ नहीं करना है आपको। ओके सर। अब देखो मैं जो चीज बताई, उसने कहा कि अगर आ जाता है, अगर आपको एमसीक्यू आता है कि मीन इज द विच एस्टिमेटर, आप कहेंगे जी अनबायस्ड, सॉरी सैंपल वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर है, नहीं है वो बायस्ड एस्टिमेटर है। अनबायस्ड कौन सा है, मीन है, सैंपल प्रोपोर्शन और मीडियन है। मीडियन भी वो जब पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ये पूरा पढ़ के किताब से चीजें निकाली गई। अच्छा, कंसिस्टेंसी क्या होती है, ये लार्ज सैंपल फिनोमेना है। एन एस्टिमेटर इज सेड टू बी अ कंसिस्टेंट
if the statistic to be used as estimator becomes closer and closer to the population parameter being estimated as the sample size increase करें। वो कहता है पीछे हमने पढ़ा था अनबायस्ड रिस्पांस है जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू सैंपल के स्टैटिक की एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉपुलेशन की वैल्यू के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं अनबायस्ड है। अब कंसिस्टेंसी क्या है, वो कहते हैं कि अगर हम एन का साइज बढ़ाते जाए ना सैंपल साइज का, तो जो वैल्यू सैंपल की जो वैल्यू आ रही है वो करीब से करीब तर होती जाएगी पॉपुलेशन की वैल्यू से। सिंपल। अब वो कह रहे थे थोड़ा सा डिफरेंट की हम ध्यान, ये आपको ये रिलेशन मैथमेटिकल रिलेशन आपने जरूर लिखते हैं कि अगर हम लिमिट सैंपल साइज की इंफिनिटी की तरफ जाते जाए तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है ना एरर, वो प्रोबेबिलिटी आपकी यानी कि जो इन दोनों का डिफरेंस है ना वो 1 के इक्वल आ जाता है, यानी कि दोनों इक्वल हो जाते हैं। सिंपल इतनी बात, पीछे वाली बात ये सिर्फ थोड़ा सा और तरीके से बयान कर रहे हैं। अब ये फॉरेंसिक यूज देख रहे हैं आपने, अ कंसिस्टेंट एस्टिमेट मे और मे नॉट बी अनबायस्ड, द सैंपल मीन विच इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर इज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेट ऑफ मीन। अब तो इधर से क्या पता चल गया कि मीन अभी तक क्या है, मीन अनबायस्ड भी है और मीन कंसिस्टेंट भी है, सैंपल प्रोपोर्शन भी कंसिस्टेंट है। ठीक है जी। मीडियन इज नॉट अ कंसिस्टेंट एस्टिमेशन व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड। अगर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है तो मीडियन है कंसिस्टेंट, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है तो फिर नहीं है। द सैंपल वेरियंस भी कंसिस्टेंट है, ये सिंपल आपने ध्यान रखना है। वो कह रहा है वेरियंस जीरो को अप्रोच कर जाती है अगर एन आपका जाहिर है, अगर आप सिंपल देखो ना फार्मूले में देखो, ये तो सीधा सीधा पता है कि अगर इधर इन्फिनिटी आ जाए फार्मूले में तो जाहिर है ये जीरो हो जाता है, तो यही हमने करना था। ये और ये इधर से क्या साबित हुआ, अनबायस्ड में मीन अनबायस्ड है, प्रोपोर्शन अनबायस्ड है, मीडियन अनबायस्ड था, लेकिन वेरिएंस जो है वो बायस्ड था। कंसिस्टेंसी में हमने देखा कि मीन भी कंसिस्टेंट है, प्रोपोर्शन भी कंसिस्टेंट है, मीडियन कंसिस्टेंट नहीं है जब डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड होती है, और वेरिएंस भी कंसिस्टेंट है। ठीक है। एफिशिएंसी रिलेटिव फिनोमेना है, ये देखें, एन अनबायस्ड एस्टिमेटर इज डिफाइंड टू बी एफिशिएंट if the variance of its sampling distribution is smaller than that of any other unbiased। दो तरह के, वो कहता है कि दो अनबायस्ड एस्टिमेटर पड़े हुए हैं आपके पास दो, अगर उन दोनों में जिसकी वेरिएंस कम है दूसरे से वो ज्यादा एफिशिएंट होगा एज कम्पेयर टू अदर। हम इधर नीचे प्रूफ उसने करा दिया है, उसने कहा जी एक T1 जो है ना, in other words suppose there are two unbiased estimators T1 and T2 of the same parameter, then T1 is said to be more efficient than T2 if variance of T1 less हो। यानी कि अगर दो एस्टिमेटर है T1 एंड T2, अगर एक की अगर T1 की वेरिएंस कम है T2 की वेरिएंस, देन T1 ज्यादा एफिशिएंट है। फॉर इंस्टेंस वो कहता है कि वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन इतनी है, सैंपल मीन की वेरिएंस होती है सिग्मा स्क्वायर ओवर एन, तो वेरिएंस होती है मीडियन की पाई सिग्मा स्क्वायर ओवर 2। ये आपने ऐसा याद करेगा, प्रूफ नहीं करना, सिंपल इस फार्मूले में पुट करो तो ये आपके पास क्या हमने किया, एफिशिएंसी कैसे चेक करनी है, मीडियन की वेरिएंस ऊपर रखी नीचे मीन की रखी, जो आपका आंसर है 1.57 जो कि ग्रेटर देन 1 है। इट्स मीन कि मीडियन की जो मीडियन है ना उसकी वेरिएंस ज्यादा है एज कम्पेयर टू मीन की वेरिएंस से। इन साबित क्या हुआ कि सैंपल मीन इज मोर एफिशिएंट देन सैंपल मीडियन। एक लफ्ज याद रखना, ब्लू, ब्लू कहते हैं बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। अब वो कौन सा होता है, एन एस्टिमेटर दैट इज लीनियर, जो लीनियर भी हो, अनबायस्ड भी हो, and has minimum variance among all linear unbiased estimator is called blue, best line linear unbiased estimator। सिंपल सी बात। ये देखेंगे सफिशिएंसी क्या होती है, ऑप्टिमम यूज ऑफ इंफॉर्मेशन फिनोमेना। एन एस्टिमेटर इज डिफाइंड टू बी सफिशिएंट, मतलब वो कह रहा है अगर सारी की सारी वैल्यूज आप यूज कर रहे हो ना तो वो आपका सफिशिएंट होगा। इफ द स्टैटिस्टिक यूज एस्टिमेटर यूजेस ऑल द इंफॉर्मेशन, सिंपल यही है, इसे सफिशिएंसी कहते हैं। अब चारों आप लिख लोगे, जो मैंने फार्म इधर टेबल पे लिखा हुआ है ना वो आप इस सफ़ों पे वो आपने ऐसा लिख देना। ये फार्मूले देख लो, ये यूज होंगे पूल्ड एस्टिमेटर के लिए फार्मूले हैं। अगर दो से ज्यादा आ जाए, एक्स सी कैसे निकालते हैं, n1 x1 बार, n2 x2 बार, n3 x3 बार, n नीचे ये, और उसका वेरिएंस कैसे निकालते हैं, n1 अगर एक से अगर ज्यादातर सैंपल दिए ना, ज्यादा सैंपल दिए हो आपको, तो हर सैंपल की आपको मीन और वेरिएंस बताई जाए, तो फिर पूल्ड कैसे मीन और वेरिएंस निकाल लिए, तो ये मीन निकालने का, ये वेरिएंस निकालने का फार्मूला है। जितने सैंपल होंगे उतना नीचे माइनस कर देना, क्योंकि ये अनबायस्ड का ना, इसलिए माइनस माइनस हमें करना होता है। और प्रोपोर्शन की ये फार्मूला ये है, n1 p1 है, n2 p2 है, n1 प्लस n2। ये फार्मूला आगे एक एग्जांपल में इस्तेमाल हो। ठीक है जी, यहाँ तक कुछ हो तो जरूर पूछें। जी
चलिए जी आगे चलते हैं। ये आपने ध्यान से पूरा चैप्टर पढ़ना है, इसके तो 2 एक एमसीक्यू आ जाते हैं। अब मैंने ना सिंपल ये दोबारा लिखे हुए हैं, ये मैंने एक लेक्चर लिया हुआ था जो मैं बताया जिनसे मैंने स्टैट्स पढ़ा था, तो ये उनके लेक्चर थे। ये भी सारी चीज़ें वही है, ये आप खाली से पढ़ रहे, ये सिर्फ फॉर एमसीक्यू का वही बातें सारी लिखी है, रिपीटिंग फिनोमेना, कंसिस्टेंसी का वही, एफिशिएंसी का वही, सफिशिएंसी का वही। अब आ जाए ये फार्मूले कौन से इस्तेमाल हुए हैं। एक चीज याद रखें, एस्टिमेशन बाय कॉन्फिडेंस इंटरवल, हमने अभी पीछे पढ़ा था पॉइंट एस्टिमेशन, अब कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया। इसमें सिर्फ इतना याद रखें कि उसकी जो एक चीज अल्फा जो है ना, अल्फा ये होता है एरर की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ये लोअर लेवल है, लोअर एल मीन लोअर और यू मीन अपर, कि इंटरवल में आने की प्रोबेबिलिटी जो भी हम चीज सोच रहे हैं कि वो हमारे इंटरवल में आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा है। अल्फा वो है अगर के ना आने की प्रोबेबिलिटी। अभी देख लेते हैं, द इंटरवल एल यू इज कॉल्ड द 100% 1 माइनस अल्फा कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द अननोन पैरामीटर। मैंने आपको कहा कि अगर हम सिंपल कह दें कि हमने जो मीन निकाला है सैंपल का, सैंपल की ऑब्जर्वेशन से, लेट्स सपोज वो एक नंबर था तो वो पॉइंट एस्टिमेशन है। अगर वो किसी इंटरवल के दौरान बीच आ रहा है, मीन जो है ना वो हमने जो निकाला वो 60 और 65 के दरमियान, लेकिन इंटरवल के बीच में आ रहा है, तो उसे कहते हैं वो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा। और उसके उस इंटरवल में आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा है। प्रोबेबिलिटी वैसे 1 होती है, अल्फा क्या है कि उसमें ना आने की प्रोबेबिलिटी, लेट्स सपोज वो 0.05 है, तो 1 माइनस 0.05 कर दोगे तो कॉन्फिडेंस इंटरवल की प्रोबेबिलिटी 0.95 हो जाएगी। आगे न्यूमेरिकल में आपको चीज समझ आएगी। The probability 1 minus alpha associated with interval is called confidence interval. Simple. The endpoints that bound the CI confidence are called lower and upper. Simple वही है। The width u minus l is called the precision. ये MCQs के लिए सिंपल। अब ये कह रहा है ये प्रिसाइज इसे मजीद किया जा सकता है either by increasing the size of sample or by decreasing the alpha. अल्फा डिक्रीज कर दो या एन को इंक्रीज कर दो तो आपका जो है ना कॉन्फिडेंस इंटरवल मजीद प्रिसाइज हो जाता है। अब ये फार्मूला देखो, ये फार्मूले सिर्फ पूरे चैप्टर में इस्तेमाल होंगे बस। इसके कुछ केस है। अब देखो कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल के फार्मूले हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। अब ना 3 चीजें याद रखनी है आप लोगों ने। वी हैव टू चेक 3 थिंग्स कि पॉपुलेशन नॉर्मल है कि नहीं नॉर्मल। इसका केस है स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन और नॉट। अगर पॉपुलेशन नॉर्मल है फिर तो इशू कोई नहीं है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है पॉपुलेशन का, फिर इशू कोई नहीं है। आपको पता है कि अगर नॉर्मल नहीं हो तो हम क्या करते हैं कि सैंपल साइज को देखते हैं। अगर सैंपल साइज ज्यादा हो तो हम कहते हैं जी सेंटर लिमिट चेंज के थ्रू ये पॉपुलेशन नॉर्मल ही है। स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का गिवन हो तो हम सिंपल से यूज कर लेते हैं अपने जो फार्मूला में किया। अगर ना यूज हो और सैंपल साइज ज्यादा हो तो हम सिग्मा को ऐसे रिप्लेस कर देते हैं। और सैंपल साइज स्मॉल है कि लार्ज है, इस पे देखते हैं। ये फार्मूला पहला आपने याद रखना है, एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा बाई 2 सिग्मा और एन अंडर रूट एन। नॉर्मल पॉपुलेशन विद सिग्मा नाउन का फार्मूला ये है। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा फार्मूला ये इस्तेमाल है। अब देखो नॉर्मल पॉपुलेशन है लेकिन सिग्मा नाउन नहीं है, तो हम उस सिग्मा को सिंपल ऐसे रिप्लेस कर देंगे। अब ये 2 टेल टेस्ट है। टेलें याद रखनी है जब भी अल्फा भी 2 आएगा ना। अब देखो खुद है, आप खुद सोचो, ये प्लस माइनस का मतलब है कि एक वैल्यू, एक लोअर वैल्यू भी है और अपर वैल्यू भी आएगी। जब इस तरह की वैल्यू आएगी ना जिसमें प्लस माइनस दोनों आ रहे हैं तो ये 2 टेल टेस्ट होगा। 2 टेल टेस्ट में आप जी अल्फा बाई 2 ऐसे लिखा करोगे। अगर इधर एक आता तो फिर जी अल्फा कर देते, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका बेल शेप में आधा एक और आधा एक साइड से सी अल्फा बाई 2 कर देते हैं। तो अगर पहले केस में अगर पॉपुलेशन नॉर्मल तो ये फार्मूला, तरीका सारा वही है, सिर्फ साइन चेंज होना है, सिग्मा की जगह इधर ऐसे लिख देना है। अब एक एक आपके ना एमसीक्यूज के लिए चीज है, ये ध्यान से सुनिए। व्हेन सिग्मा इज अननोन एंड सैंपल साइज ग्रेटर देन 30, फिर तो आप यही यूज करोगे ये फार्मूला। लेकिन अगर सैंपल साइज लेस देन 30 है, देन द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विल नॉट बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। उस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को आप स्टूडेंट की डिस्ट्रीब्यूशन कहोगे। बस इतनी चीज याद रखिए। अगर सैंपल साइज सिग्मा अननोन है और सैंपल साइज ग्रेटर है 30 से, देन तो आप यही कहोगे कि जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज हो रही है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सैंपल साइज एन से लेस 30 से लेस है, फिर आप कहोगे स्टूडेंट की डिस्ट्रीब्यूशन, या कहीं आपको आदमी न्यूमेरिकल आ सकता है बस, तो एमसीक्यू आ सकता है। डिफरेंसेस और मीन के फार्मूले आपको देखो वही फार्मूले और कुछ नहीं है, पीछे करते रहे।
पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के वही फार्मूले है, पी प्लस माइनस इसको फार्मूला लिखने का तरीका, और ये डिफरेंस है पॉपुलेशन का। अब ये साइड पे देखो, ये वाली साइड, वन साइड अगर आ जाए, वन साइड, तो मैंने जो कहा था, अगर सिर्फ एक साइड आए, अगर लोअर साइड पे तो माइनस का साइन लगाएंगे और जी अल्फा, अगर अपर साइड पूछे तो आप एल प्लस का साइन लगाएंगे। इसलिए इसी तरीके से फार्मूले डिफरेंसेस के फार्मूले हैं, ये आप रहने देखिएगा। ये सैंपल साइज, ये फार्मूला, बल्कि देख लेंगे, इसमें न्यूमेरिकल है, ये फार्मूले आप देख लेंगे। एन इज इक्वल टू, अगर सैंपल साइज निकालना में पड़ते तो जी अल्फा बी टू सिग्मा ओवर एरर, तो ये फिर जी अल्फा बाई टू पी के ओवर एरर स्क्वायर, ये भी हम देख लेते हैं। ये आपका पूरा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 13। इसमें देखें कि कोई इशू नहीं था, ये फार्मूले का स्टेज है सिर्फ, ये जो आपने याद करने हैं, और बाकी हमने सिर्फ पॉइंट एस्टिमेटर देखा है और कॉन्फिडेंस इंटरवल देखा है, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी इसमें। यही थ्योरी आपने करनी है इस चैप्टर की। अब आप इसको एक दफा देख लें, 3 मिनट के लिए हम सांस लेते हैं, आप भी थोड़ा सा रिलैक्स हो। हम 12:45 पे वापस अगली चैप्टर की तरफ चलते हैं। ओके जी, अब आ जाए चैप्टर की तरफ। ये देख रहे हैं कि इस चैप्टर में क्या करना है और क्या नहीं करना। चैप्टर की थ्योरी सिर्फ मैं जो आपको नोट्स दिए हैं वही आपने करनी थी, और अभी सिर्फ आप ये देखेंगे इसके एग्जांपल्स या इसके क्या क्या। ठीक है जी, थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। इसमें से देख रहिएगा कौन सी एग्जांपल, ये सारी वही चीज़ें मैं आपको बता दी हूँ। एस्टिमेशन क्या होता है, ये कुछ इधर पर पॉइंट एस्टिमेशन हमने देख लिया। ये एक एग्जांपल देख लें बस। वो कह रहा है रैंडम सैंपल ऑफ n इज इक्वल टू 6 हैज द एलिमेंट्स ये, कंप्यूट अ पॉइंट एस्टिमेट द पॉपुलेशन मीन के लिए, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन के लिए। सिंपल द सैंपल मीन आपके पास, आपको फार्मूला आपको आता है, ये निकालेंगे। इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकालेंगे, ठीक है, ये वाला। और इसके बाद जो वट व्हेन द सैंपल इज लेस देन 5% ऑफ पॉपुलेशन एरिया द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन, ये आपके पास वो सिग्मा ओवर अंडर रूट एन आ जाता है। ठीक है जी, उसके बाद क्राइटेरिया गुड पॉइंट एस्टिमेटर के, ये मैंने आपको सारे करा दी, इधर से पढ़ने की जरूरत नहीं है इन चीज़ों को, ये क्या है, सिंपल वो जो आपने बताई है, ये एग्जाम्पल भी करने की जरूरत नहीं है। ये एक चीज सिर्फ देखनी है आपने, जो मैंने आपको चीज बताई थी कि इफ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 2 आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ 5 members, show by finding all possible sample that x and s bar are unbiased estimator of mu and sigma square। मैंने आपको ये स्टूडेंट एक बात ये बताई कि अगर जब भी आप फार्मूला लगाते हैं वेरियंस निकालने का, तो आप उसे आप n से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन एक चीज याद रखें कि जब भी कहीं किसी सवाल में आपको वो ये प्रूफ करने का कह देगा किसी वैल्यू पे, बताओ कि वेरियंस अनबायस्ड है, तो फिर आप फार्मूला जो लगाओगे वो नीचे n-1 वाला लगाओगे, ये वाला फार्मूला। ठीक है, अब सिंपल देखो, हमने म्यू निकाल लिया, सिग्मा स्क्वायर निकाल लिया, पॉसिबल सैंपल आपके ये बन गए। सैंपल कितने बनेंगे आपके, 25। पहले मीन निकाला। अब हमेशा ना जो स्मॉल एस है ना, स्मॉल एस ये होता है अनबायस्ड नोटेशन यूज कर रहा था सिंबल। तो टू ये आप इन दोनों की हर एक की वेरियंस अलग अलग निकालते जाओ, जिस तरह उस इस फार्मूले से वेरियंस निकालते जाओ, तो ये वेरियंस सारी आती जाएगी, ये वेरियंस आ गया, ये मीन आ गया। ठीक है, वो उसी तरीके से फिर आपने सबसे पहले आपने मीन का टेबल बना लिया, मीन की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना ली है, सिर्फ अभी मीन की, तो यहाँ से आपने मीन निकाल लिया, ये मीन आ गया। और आपने देखा कि अगर मीन जो आपने निकाला है टेबल से वो आपके म्यू के इक्वल है, तो ये तो अनबायस्ड, हम कहते ही ये है कि जो हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से जो मीन निकालते हैं वो हमारा पॉपुलेशन के मीन के अगर इक्वल आएगा तो समझे कि वो अनबायस्ड है। तो देखें, वो भी 6 था, ये भी 6 आ गया। अब आपने उसी तरीके से उस टेबल से जो एस की वैल्यू ना उनका टेबल वो बना लेना है, एस स्क्वायर ये आ गया, तो आपने इसका फिर मीन निकाल लेना है। इसकी आगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल क्यों नहीं बनाया वाला हमने, कि हमें वो चाहिए ही नहीं था, हमें तो सिंपल मीन हमने बताया हुआ है कि एवरेज लेनी है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, और एक्सपेक्टेड वैल्यू सिंपल एवरेज होता है। तो सिंपल ये जो आपने निकालना है एफ ऑफ एस स्क्वायर 270 डिवाइडेड बाय एफ, ग्रुप डाटा में जो होता था फ्रीक्वेंसी वाले में, तो ये आपका मीन इसका 10.8 है, और पीछे आपने जो वैल्यू सिग्मा की निकाली है स्क्वायर की वो भी 10.8 है। तो यहाँ से साबित हुआ कि आपका जो वेरिएंस था वो भी अनबायस्ड है, लेकिन इसके लिए फार्मूला कौन सा यूज किया है, n-1 वाला। इस एग्जाम्पल में किसी को इशू है तो पूछे। नो सर। चलो
अब आपने ना ये एक और है, ये एग्जांपल्स आपको करने की ज़रूरत नहीं, ये आपने ये भी नहीं करनी, ये आपने ये भी नहीं करनी, 6 भी नहीं करनी। अभी तक कौन सी मैंने एग्जांपल करवाई है आपको? 15.1 और 3, बाकी आपने कोई एग्जांपल नहीं करनी। सर कौन कौन सी एग्जांपल करनी है वो अभी मेरे तक ख्याल में मेरा सिग्नल 15.1 कराई है और 15.3 कराई है, बस। और सर छोड़नी कौन कौन सी है बस। वो नहीं बता रहा, वो छोड़नी है मेरे भाई। तो अच्छा सर ठीक। माइक म्यूट कर लो जरा अदील, वो बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। ये सारी वो चीजें पीछे कर रहे हैं, ये आपने कुछ नहीं करना, ये सारे जितने क्राइटेरिया थे वो आपने उधर से वो देखी है, ये बिल्कुल अजीब चीजें देखने की जरूरत नहीं है, ना ये आती है। अब ये मैंने एक ये सवाल, अब 5.15.1, 15.3 एंड 15.10, ये देखो जरा, अ सैंपल ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद अननोन न्यू एंड अननोन वेरिएंस, ये देता है। और दूसरा सैंपल आपको ये दे रहा है। आपने ये किया, दोनों का आपने मीन निकाल लिया, x1 बार निकाल लिया पहले वाले से, s1 बार भी पहले वाले से, फिर दूसरे वाले से जो आपने इस टेबल से निकाली, तो ये चीजें आपके पास आ गई, x2 बार और s2 बार। तो हमने कहा था जब सैंपल्स का मीन और वेरिएंस आ जाए तो पूल निकालने कैसे है, ये मैंने फार्मूले आपको दिखाए हैं, इधर दिखाए थे। ये फार्मूला, अगर सैंपल्स का आपको अलग अलग मीन और वेरिएंस निकालना और फिर पूल निकालना हो तो फिर कैसे निकालना, ये फार्मूला सिंपल, अभी हमने इधर यही यूज की है, एक्स सी और एस पी। ये अब देखो, दो सैंपल इसकी -2 की है, तीन सैंपल में -3 कर देना था। अब मेथड ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, ठीक है, ये आपने नहीं करने हैं। 12.4 जो टॉपिक है वो करना ही नहीं है आप, इसलिए हम वो देखेंगे। अभी तक 3 एग्जांपल मैंने डील बता दिए हैं, 15.1, 15.3 एंड 15.10। ये आगे कुछ नहीं करना आप लोगों ने। ये आ गया कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये मैंने आपको बता दिया, जितना बताना था वो लिखा हुआ है, आपको मैंने पेज दिखाया था, फॉर एमसीक्यू देख लेना आपने। ये पहला टेप फार्मूला मैंने आपको बताया है, डिफरेंस ऑफ सिंपल सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन का फार्मूला, ये टू टेल प्लस माइनस आ गया तो टू टेल है। ये भी सवाल कर लेते हैं इसका, बड़ा ही मजे का सवाल है। ये सवाल एक करना है आपने, पूरा चैप्टर आपका वैसे ही हो चुका है लेकिन आपको समझ आ रहा है, ठीक है जी। The standard deviation of the amounts poured into bottles by an automatic filling machine is 1.8 milliliter. Simple. The amounts of fill in a random sample of bottles in milliliter were ये amounts fill की है. Suppose the population of amounts of fill is normal. Construct a 90% confidence interval for the mean amount in all bottles filled by the machine. अब अदील मुझे आप बताओगे या ताहिर बता दे कि 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल का क्या मतलब है? क्यों जी? जी अदील साहब, ताहिर साहब, कोई मुझे बताएगा कॉन्फिडेंस इंटरवल 90% का क्या मतलब समझ रहा हूँ सर। है जी? चले मैं बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। टाइम मैंने आपको बताया कि जो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल है ना, तो हमने इसका देखा था कि 1 माइनस अल्फा के बराबर हो। आपको ना तीन तरह की चीजें आपको याद रखनी है, या तो अल्फा दो, या तो अल्फा की वैल्यू गिवन होगी कोई, और गिवन तीन तरह की होती है, पॉइंट, 0.5, 0.1 और 0.1, 0.01 और ये तीन वैल्यूज आप, या तो अल्फा आपको इस फॉर्म में दे देगा, अगर अल्फा नहीं दिया होगा तो आपने खुद से अल्फा एज्यूम कर लेना है 0.05,
एकेडमिक के लिए हम ये अज्यूम करते हैं। कल वाले चैप्टर अगले लेक्चर में आपको ये मैं चीज़ अलग सकता हूँ अल्फा, वो जब टेस्टिंग हाइपोथेसिस करते हैं। अगर जो भी आपको अगर कॉन्फिडेंस यहाँ तो ये बताएगा कि अल्फा ये इसके इक्वल है 0.05 के 0.01 के 0.1 के, या कॉन्फिडेंस इंटरवल बताएगा आपको कि वो 90% है, 95% है या 99% है। अगर 90% है तो सिंपल 1 माइनस 0.9 कर दो तो क्या आ गया 0.1। अगर 95% है तो अल्फा 1 माइनस 0.95 0.05, तो अगर ये है तो 0.99 तो 0.01 आ जाएगा। अब मुझे ये बताएं तदील, अब या ताहिद ये बताओ कि अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल 90% है, अल्फा के अल्फा कितना है? हम्म, या ताहिद? यस सर। सर ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट कीजिएगा। एक्चुअली मेरा इधर नेट का इशू आ जाता तो आवाज़ चले कोई नहीं, खैर है, आप रिकॉर्डिंग को जरूर भूल जानिए। ताहिर समझ आ गई है ना? यानी कि अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल 90% है, मैंने ये बताया जब कॉन्फिडेंस इंटरवल 90% है तो अल्फा मतलब किस तरह 1 माइनस उसको 0.9 कर दो तो 0.1 आ जाता है। अगर अगर आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% दिया हो तो फिर आपने अल्फा 0.05 है, अगर 99 हो तो अल्फा आपका 0.01 है। तो इस सवाल में सिर्फ इतना देख लें, ये जो सवाल था इसमें उसने दिया हुआ है कॉन्फिडेंस इंटरवल 90%, तो अल्फा आ गया ताहिर 0.1। यस सर। चले अब देखें जरा, हमें हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि इसके लिए हमें फार्मूला चाहिए एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। ये अब हमें ये भी पता है कहीं से आ जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। अब ये आइटम कहाँ से लेके आएंगे? हमने इंटरवल बनाना है, ये आइटम कहाँ से आएगी? अभी देख लेते हैं कहाँ से आएगी। एक्स बार आप निकाल लेंगे, जो आपको डाटा दिया गया है उसका सिंपल सम मीन लेके, सिग्मा भी आप उसी से निकाल लेंगे, एन आपको वैसे ही गिवन है। अब देखें, आपने सिर्फ और सिर्फ ये टेबल आपको पेपर में गिवन होगा, यानी कि आप एक टेबल लेके जाएंगे, मैं उसकी तस्वीर शेयर कर दूंगा आप लोगों से, कौन सा टेबल आपने लेना है। ये आपको मार्केट से टेबल मिलेगा, उसमें ये वैल्यूज ऑलरेडी लिखी होगी, इधर उसमें 3 लिखी हुई है बुक में, उधर 0.1 से 0.1 0.2 पॉइंट सारी वैल्यूज देखनी होगी, वो आप आराम से देखें, यानी 0.01 0.02 0.03 से लेके 0.1 तक। अब हमने हमें पता था कि टू टेल टेस्ट है क्योंकि प्लस माइनस आया हुआ है। ठीक है जी, अब देखो जैसे वैल्यू जी की क्या निकल आएगी, 1.645, 1.645 वापस आ जाए। कैसे पता चला हमें? उसने हमें कहा था जी कि 90% है, 90% में पता है अल्फा 0.1 है, तो वहां पे वैल्यू आ गई 1.645। ठीक है जी, यहाँ पे सिंपल एक्स बार निकाल लिया, 1.645 आ गया, सिग्मा था, एन था, सिंपल आपने इंटरवल बना के दे दिया। यही आपने पेपर में करना है, सिर्फ यही मांगा हुआ है उसने। पहले माइनस वैल्यू पे आ जाएगा इंटरवल और प्लस वैल्यू पे इंटरवल आ जाएगा, ये बनाना था सिर्फ आपने। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में कुछ किसी को मसला तो पूछ लेंगे, फिर आगे चलते हैं। ये समझ आ गई तो आगे तो कुछ भी नहीं है जी। सर क्लियर है आगे। चलो, a confidence interval
is constructed from a sample size 25 for the mean of normal population which has sigma इतना, the limits for the interval are ये और ये। अगर लिमिट्स गिवन हो ना आपको, तो फिर लिमिट से कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे निकालना है, ये बस वो तरीका है। ये नीचे आपको सिर्फ ये दिया, उसने बता दिया। अब कैसे देख लेते हैं। आप देखो कि फार्मूला में पता है, उसने लोअर लिमिट्स दे दी है और अपर लिमिट दे दी है। लोअर लिमिट के आगे ये वाला फार्मूला लिख लिया और अपर के आगे ये लिख लिया। दोनों को सॉल्व करेंगे जब, तो ये आपस के ये एक्स आपका कट जाएगा और ये आपकी जी अल्फा बी टू की वैल्यू 1.28 आ जाएगी। सिंपल टू टेल टेस्ट है। वैल्यू पे जाओ, ये 1.28, एक मिनट, अब देखें 1.28 आ गया जी अल्फा बी टू। अब वो कह रहा है कि वी नो दैट जी अल्फा डोमिनेट्स एट द एरिया टू द राइट ऑफ अल्फा बी टू फ्रॉम, अब ये कैसे निकालना है ये भी देख लेते हैं। 1.28 जो वैल्यू है ना, ये 1.28 है। इधर आए, ये 0.3997, 0.4 बन जाती है बस। 1.28 अल्फा बाई 2 जो आपकी वैल्यू आई है 1.28। इधर आके वैल्यू देखें जो 0.3997 जो कि 0.4 है। आपने ये चीज़ में रखी है। सिंपल 0.5 में से 0.5 असल जो टेल एक साइड पे होती है उसको तो माइनस कर देना है। इस पे जो वैल्यू आ रही होगी जो 0.1 आ गया, अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0.1 इधर से, क्योंकि टू टेल टेस्ट है। तो अल्फा आ गया 0.2, तो 1 माइनस 0.2 कर दोगे तो 0.8 आ जाएगा, यानी कि 80% कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा। कॉन्फिडेंस इंटरवल से आपने अगर दिया हो तो आपने इंटरवल को कैसे बनाना है, अगर इंटरवल दे दिया गया हो तो आपने वो अल्फा 80% कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट कैसे निकालना है। ये दोनों तरीके आपके सामने कैसे करना है। यहाँ तक जी अल्फा बी टू तो आप निकालोगे 1.28 पे टेबल में वैल्यू जाके देखो, जो वैल्यू आएगी 0.5 में से माइनस कर दो उसे। अब ये 0.1 को अल्फा बाई 2 के इक्वल रख दो। यहाँ से अल्फा 0.2 निकल आया, तो सिंपल वो जो 1 माइनस अल्फा कर रहे होते हैं, 1 माइनस 0.2 करोगे तो 0.8 आ जाएगा। 0.8 मीन 80% आपका कोएफिशिएंट है। ये उसने आपसे पूछा हुआ था। अब आगे वो कह रहा है जो हम पीछे चीजें कर रहे थे, नॉर्मल पॉपुलेशन सिग्मा अननोन। पॉपुलेशन नॉर्मल हो लेकिन सिग्मा अननोन हो तो हम क्या किया करते थे, सिंपल हम सिग्मा को ऐसे रिप्लेस कर देते थे, बाकी सारे का सारा वही कुछ है, वही न्यूमेरिकल आप देखेंगे आराम से हो जाएगा। अब पॉपुलेशन नॉन नॉर्मल हो और सिग्मा विद सिग्मा नाउन और अननाउन, अगर पॉपुलेशन नॉन नॉर्मल है और सिग्मा नाउन है लेकिन सैंपल साइज आपका 30 से ज्यादा है, तो फिर तो आप वही फार्मूला यूज करोगे जो आप कर रहे हो ये वाला। तो अगर हमने कहा था कि अगर सिग्मा भी अननाउन हो, पॉपुलेशन भी नॉन नॉर्मल हो और एन आपका लेस देन 30, तो वो कितनी डिस्ट्रीब्यूशन लगती है, तो वो हमने करनी नहीं है, वो आपको सिर्फ इतना याद रखना है। अब अगर आपको पता है कि अगर फिर वो विदाउट रिप्लेसमेंट वाली कहानी डाल दे तो उसमें साथ आपने ये ऐड करना ही करना है, ये वाला। तो उसमें अगर ये सवाल नीचे दिया होगा, देख सकते हैं अभी कैसे किया है। वो कह रहा है सैंपल ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ पॉपुलेशन नाउन टू बी नॉन नॉर्मल yielded द सैंपल वैल्यूज ये फाइंड एन अप्रॉक्सीमेट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। 100 ऑब्जर्वेशन, सैंपल साइज 30 से ज्यादा है, हम सिंपल कहेंगे जी देखो द सैंपल साइज n is large enough to allow us to assume that the sampling distribution is approximately normal with mean u and standard deviation ये। तो सिंपल आप एक्स बार कैसे निकालेंगे, म्यू के इक्वल, और अपना सिग्मा जो है ना वो क्योंकि नॉर्मल हो गई है, एन ग्रेटर है तो ऐसे रिप्लेस हो जाएगा। सिंपल आप कॉन्फिडेंस इंटरवल 99%, मतलब कि अल्फा आपका क्या है 0.01, जाके वैल्यू देख लें 0.01 तो 2.58 है। सिंपल यहाँ पे लगा दो तो आपका इंटरवल आ जाएगा। अब आपको अभी तक क्या समझ आई है, अभी तक आपको समझ ही आई है कि आपको एक तो जी का टेबल चाहिए, एक तो आपको पेपर में ये टेबल चाहिए होगा, एक अभी तक जैसे सवाल किए, और एक आपको ये टेबल चाहिए होगा, और ये आप साथ लेके जाएंगे। मैं एक आपको शेयर कर दूंगा जो आपको टेबल परचेज करना है मार्केट से 60-70 रुपये का मिलता है, वो आपने पेपर में साथ लेके जाना है। इन्विजिलेटर आपसे शुरू में ले लेगा, लेकिन जब पेपर आएगा तो आपसे कहेंगे सर मेरा टेबल दे देंगे, टेबल चाहिए, फिर आपका वो टेबल आपको वापस कर देगा। आपने ये वैल्यू उधर से देखेंगे, ये वैल्यू जैसे देखें, जब प्रैक्टिस किया करें तो टेबल मार्केट से परचेज कर लें, टेबल इस जाके ये वाला टेबल निकालें उस टेबल में से, और उसके ऊपर छोटे छोटे डॉट लगाते रहा करें, ताकि आप जब पेपर में जाएंगे उसी टेबल आपको मिल जाएगा ना, तो आपको पता होगा अच्छा यार ये वैल्यू मैंने निकाली हुई थी लेकिन इसमें मैं सही निकाल रहा हूँ, थोड़ा सा ये भी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। तो टेबल की वैल्यू में शेयर कर दूँ इसी तरीके से मेरे भाई सारे आगे वो आपके आप सेम सवाल है इसी तरीके से डिफरेंस।
सर ये टेबल पेपर में गिवन नहीं होता? नहीं, साथ नहीं आया होता। अगर पेपर में सवाल आ जाए फिर आप इन्विजिलेटर से कहते हैं मुझे टेबल चाहिए, तो टेबल नॉर्मली हम लोग साथ लेके जाते ओके सर। हैं। अभी देखो, दो सैंपल आ गए हुए थे, दो पॉपुलेशन आ गई थी। हमने इस तरीके से दोनों का x1 बार एस सिग्मा वन, s1 बार x2 s2 उनको दोनों का पूल निकालना है। जब इस तरह आ जाए तो फिर आगे फार्मूले में वैल्यू c वाली निकालते हैं, एच सी और एस पी। ठीक है, ये टीचर सवाल करके आते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल की इंटरप्रिटेशन आपको मैंने वैसे बता दिया कि उसके अंदर होगा, ये आपको ये करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप ये जो हमने कर लिया वही काफ़ी है, ये वाले कुछ नहीं करना। जो एग्जाम्पल मैंने कराई है वो देख लेना। और आगे हम डिफरेंसेस ऑफ मीन आ गया, ये भी वही है जो हमने पीछे सारे किए थे। दो पॉपुलेशन देगा, सिर्फ उन्हीं तरीके से वैल्यू फार्मूला सिर्फ ये आ जाएगा x1 बार माइनस x2 बार, ये आप फार्मूला लगाएंगे वैसे का वैसे, और कुछ नहीं करेंगे आगे। फिर उसके वही केसेस शुरू हो गया, नॉर्मल पॉपुलेशन विद नो स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हम सिग्मा को ऐसे रिप्लेस कर देते हैं बस। ये अब जा रहा है, ये सारी आपको अलग वैल्यू देगा पेपर में निकालेंगे। नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए नॉन नॉर्मल की क्या करते हैं, हमें पता होता है कि सैंपल साइज ज़्यादा तो हम सारा कुछ वही कर देते हैं। तो पॉपुलेशन प्रपोर्शन वही सारा कुछ आपको ऑलरेडी मैंने ये थ्योरी करने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ आपने एग्जाम्पल्स करनी है। बाकी आ गया आपका प्रपोर्शन, ये अब आपने करना है। ये हमने उधर कर लिया, पॉपुलेशन प्रपोर्शन आ गया, उसका फार्मूला आपको सिर्फ ये फार्मूला आपको याद रखना है। कौन से वाला जी, पी हैट प्लस माइनस जी अल्फा बाई टू पी हैट क्यू हैट ओवर एन। सवाल देखने जरा, वो कह रहा है इन अ सर्टेन लार्ज सिटी a random sample of 400 families in a certain large city, a random sample of 400 families contacted by a local TV station showed that 275 own color TV sets। तो 400 में से 275 के पास कलर टीवी सेट है। Find an approximate 90% confidence interval on the true proportion of all families living in a city on color TV sets। सिंपल हमें क्या पता चल गया, सबसे पहले हम पी निकालेंगे। पी हम कैसे निकालते थे, एक्स बाई एन, एक्स 275 का, एन 400 का, पी निकला, पी से क्यू निकल आया, ये दोनों आ गए। सिंपल आप इनमें वैल्यू पुट कर देंगे और आप जी अल्फा बी टू की वैल्यू देख लेंगे। आपको उसने 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया हुआ है, जिधर कुछ भी ना दिया होगा अल्फा उधर 0.05 यानी कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा। जिधर देखो ये 90% है, ये 95% है, ये 99%, इधर कोई भी अलग दिया हो पेपर में, इधर आप खुद से 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल अज्यूम कर लो, जो तो वैल्यू 1.96 होगी। ठीक है, और डिफरेंसेस ऑफ प्रोपोर्शन का सेम फार्मूले हमने जो किए हैं वही फार्मूले है, उस तरीके से आपको टेबल में वैल्यूज दे देगा। तो आप ये डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन का फार्मूला ये आपको भी देख लेना। वन साइडेड आपको मैंने बता दिया है कि वन साइडेड क्या होगा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसमें एक वैल्यू प्लस, अगर लोअर साइड पूछेगा तो माइनस आ जाएगा, अपर साइड पूछेगा तो आपने प्लस लगा देना। सवाल लिखा तो आपको समझ आ जाएगी। अभी देखो इसमें कह रहा है लोअर लिमिट लगाए, लोअर लिमिट, सिंपल सारा तरीका वो है, सिर्फ आपने क्या करना है कि माइनस लगा देना है, दैट्स ऑल। अब मैंने आपको बताया कि सैंपल एन भी निकाल लेते हैं, ये आप ना करें, ये फार्मूला देख लेना बस। एन इज इक्वल टू जी अल्फा बाई टू सिग्मा, सारा कुछ गिवन होगा, फार्मूले में पुट कर लेना है। ये करो ना करो कोई इतना फर्क कभी नहीं आया, ना ही आएगा, लेकिन सवाल इसका एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये देख लेना। सिंपल एरर दिया होता है, फार्मूला आपको आना चाहिए, एन आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 61.4 था, इसलिए 62 उसने लिख दिया। तो ये प्रोपोर्शन में से निकालने का नहीं है, ये आपका चैप्टर खत्म हो गया जी। ये आपने देखा है कि बिल्कुल वैसे का वैसा है। अगर आपको चैप्टर नंबर 14 आ गया है, उसके फार्मूले आ गए, उसकी समझ आ गई है कैसे सॉल्व करना है, जी से वैल्यू कैसे देखनी है, कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला कैसा मामला करना है, तो आपके लिए ये सवाल कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ मैटर ऑफ टाइम है। आपने बैठ के तसल्ली से इन्हें पढ़ना है और कुछ नहीं करना, एक दफ़ा इनको देख लेना है। अब मैं क्या करूँगा, ये दोनों चैप्टरों के बारे में आप एक दफ़ा दोबारा सुन लें। चैप्टर 14 की आपको जो थ्योरी मैंने दी है वो आपको सारी आनी चाहिए, चैप्टर 15 की जो दी है वो आपको आनी चाहिए। फिर मैंने चैप्टर 14 में जो एग्जाम्पल्स कराई हैं सिर्फ वो आपको आनी चाहिए, और चैप्टर नंबर 15 में जो एग्जाम्पल्स कराई हैं वो आपको आनी चाहिए। मैं आपको दो अभी लेक्चर के एंड पे दोनों एक्सरसाइज, आपको पता है इसके मार्केट में सोल्यूशन मैनुअल भी अवेलेबल है। आप बुक 2 के लिए सोल्यूशन मैनुअल भी ले सकते हो, कहीं से भी मिल जाएगा। तो वो मैनुअल भी ले सकते हो ताकि एक्सरसाइज के सवाल आपको पता चलते जाए। मेरे पास सोल्यूशन, हाँ, या अगर नहीं भी लेना चाहते तो मैं इनके आपको सोल्यूशन खुद से शेयर कर दूंगा, तो वो आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। एक्सरसाइज के सवाल करें, अपने आंसर मैच करते रहे साथ साथ, ताकि आपको तसल्ली रहे। और आप जो है
प्रैक्टिस जरूर एक दफ़ा कर लें। अभी तक जो आप लोग क्लास में अभी आप हैं, मुझे सिर्फ ये बता दें कोई ऐसा पोर्शन जो अभी तक हमने 14 में 15 में पढ़ा है जिसकी आपको समझ नहीं आई है, जिस पे दोबारा बात करने की ज़रूरत है, मैं वो कर लेता हूँ। लेकिन ये है कि आप जाएँगे अगर तभी अभी तभी जाएँ अगर आपको समझ आ जाती है। बड़ी आराम से बुक सामने रखिए, चीज़ें करते जाएँ, सारी सॉल्वेबल है। जी, मैडम हिरा, सर ताहिर, अदील साहब, किसी को भी इश्यू है तो प्लीज़ पूछें। सर अभी तक कोई इश्यू नहीं है ऐसे बंदा बोले, लेकिन ये है कि जब क्वेश्चन करेंगे तो मतलब प्रॉपर ये तो टेबल वगैरह कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो अगर इश्यू आया खुदा ना खास्ता फिर आपसे हम नहीं, वो रब्ता तो करेंगे। हाँ, ये सिर्फ आपने 16वां चैप्टर हमने और करना है सेक्शन 2 के लिए। ये इससे भी ज़्यादा आसान है। इसमें थोड़ा-सा एक एच नॉट और एच वन हमने खुद से डिज़ाइन करने होते हैं, वो बड़े मैं आपको वैसे बता देने कैसे डिज़ाइन करने हैं। बाकी सेम तरीका वही है। बाकी आपका सेक्शन 2 खत्म हो जाना है इस चैप्टर के बाद। फिर एक जो 24 नंबर चैप्टर हमने करना है, वो सेक्शन 1 के लिए करना है, नॉन पैरामीट्रिक में। मेरे साथ आपके सिर्फ 2 लेक्चर रह गए हैं स्टैट के, 2 ही आपके वेक्टर के रह गए हैं। वेक्टर का कल लेक्चर साथ सुहेल लेंगे और नेक्स्ट वीक में आपको फिर 3 क्लासेस होंगी, 2 स्टैट्स की और 1 वेक्टर की। तो आपका नेक्स्ट वीक हमारे साथ जो बैच 2 का है वो आखिरी वीक होगा। ठीक है जी, अगर कोई सवाल है तो पूछें, अदरवाइज़ फिर आप लोग सर सर ये चैप्टर